हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण का, जो बीए सेकंड सेमेस्टर का जो जर्नल हिंदी का जो पेपर होगा, उससे संबंधित मैं आपके सामने कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं आपके सामने। जिसका यूनिट फर्स्ट है, उसके सामने आपके जितने भी जो पर्सन होंगे, यूनिट सेकंड के, यूनिट थर्ड के कंप्लीट रिवीजन अपन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपके सामने ये वाली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर जरूर से पढ़ लेना वहां से। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, नाना देशमुख के ग्रामोत्थान निबंध के माध्यम से ग्रामीण विकास के कौन कौन से आदर्श प्रस्तुत किए गए। तो नानाजी देशमुख ने एक ग्राम उत्थान के नाम से एक निबंध लिखा, जिसमें से गांव के विकास के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। तो उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई एक आदर्श ग्राम कौन सा होता है। ऐसा ग्राम जहाँ पर सभी लोग खुश हों, स्वास्थ्य सुविधाएं आपके सामने प्राप्त मिले, शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त मिले, आपके सामने पेयजल है वो प्राप्त मिले, जितनी एक आम जन के लिए सुविधाएं होती हैं, वहां पे जितनी जनता रहती है वो खुशहाल रहे और सारी की सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिल सके, उसको आदर्श ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इस ऐसे प्रकार का जो ग्राम होता है, जो ग्रामीण व्यवस्था होती है अपने गांव की, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके सामने गांव में रहती है, उसके बारे में नाना देशमुख ने क्या बताया, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अपन शुरू करें वीडियो को, इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। आप में से 90% ऐसे बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देखकर चले जाते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अन्य वीडियो आपके सामने प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपको और रिवीजन करना है और पढ़ाई करनी है तो वहां से जाकर जरूर से पढ़ लें। अब शुरू करें आपके सामने। नाना देशमुख का ग्रामोत्थान निबंध केवल ग्रामीण समस्याओं का चित्रण नहीं करता है। नानाजी देशमुख के द्वारा आपके सामने ग्राम उत्थान जो निबंध लिखा गया, ये सिर्फ ग्रामीण समस्याओं के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि किस चीज की बात करता है कि एक दूरदर्शी व व्यवहारिक ग्रामीण विकास मॉडल की बात करता है। मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि एक गांव है, उसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, बल्कि एक विस्तृत रूपरेखा है जहां पे एक गांव में अगर इन सब चीजों को सही से लागू कर दिया जाए तो उसका आपके सामने किस प्रकार से गांव है वो एक खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा, खुद का विकास है वो खुद से कर पाएगा। तो ये क्या एक प्रकार की दूरदर्शी और व्यवहारिक ग्रामीण मॉडल देने का काम करती है कि गांव में अगर ये सब चीजें लागू कर दी जाए तो गांव है उसका विकास बहुत ज्यादा तेजी से हो जाएगा। इस निबंध के माध्यम से नानाजी ने ऐसे आदर्शों को प्रस्तुत किया है, रेखांकित किया है, जो आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं और नैतिक ग्राम समाज की स्थापना के लिए अनिवार्य है। ये आपके सामने जो निबंध है, इसके माध्यम से जो नानाजी हैं उन्होंने इस प्रकार के जो आदर्श हैं, इस प्रकार के नियमों के बारे में बताया है, जो एक गांव है उसको कैसा बनाएंगे, आत्मनिर्भर, जिसको सरकार पर, जिसको दूसरी ग्राम पंचायतों पर, उन सब चीजों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वो खुद से आपके सामने आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे। स्वावलंबी क्या होता है आपके सामने, जो जो व्यक्ति या जो संस्था खुद से अपने कार्यों को, अपने जो जितने भी कार्य होते हैं उसके खर्चे हो गए, उन सब चीजों को निकाल सके, उसको स्वावलंबी के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ नैतिक ग्रामीण समाज की स्थापना की भी बात की, और क्या बताया कि नैतिक क्या होता है, ऐसा गांव जहां पर सभी चीजें अच्छी हो, नियम और कायदों से चले, कानूनी रूप से, राजनीतिक व सामाजिक रूप से एकदम हर चीज वो सटीकता से चले। समझ में आ गया आपके सामने। अगला पॉइंट है इसका आपके सामने, जो अब किस प्रकार से उन्होंने कौन कौन से बिंदु बताए जिससे एक आत्मनिर्भर व स्वावलंबी जो ग्राम है उसका विकास होता है। नानाजी का केंद्रीय ग्रामीण आदर्श ग्रामों का आत्मनिर्भर बनाना था। नानाजी का क्या उद्देश्य था कि वो केंद्रीय आपके सामने ग्रामीण व्यवस्था है उसको वो बनाना चाहते थे। वे मानते थे गांवों को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बाहरी चीजों पर आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिए। नानाजी का क्या मानना था, नानाजी देशमुख का, कि गांव को खुद से आपके सामने आत्मनिर्भर होना चाहिए। उनके लिए कोई भी गांव होता है, उसके लिए कोई भी ग्रामीण व्यवस्था या कोई भी संस्था है ना, खास करके ग्रामीण व्यवस्था, आप अपनी ग्राम पंचायत को देखिए, उसमें लोगों की क्या क्या जरूरतें हैं। सबसे पहले जरूरत है भोजन।
कोई भी गांव में व्यक्ति है, काफी लोग अमीर है भाई, वो तो जिनके पास कृषि है या अमीर है, जो खुद से क्या कर सकते हैं, आपके सामने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद से आपके सामने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, शारीरिक व मानसिक रूप से वो इतने स्वस्थ नहीं है कि अपने भोजन की व्यवस्था कर सके। तो इस प्रकार के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण का एक सामाजिक तबका ऐसा भी होता है, आज के समय तो हो सकता है ऐसे बहुत कम लोगों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिनके पास पर्याप्त रूप से वस्त्र भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, तो समझ लो वो वस्त्र भी नहीं है उनके पास, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे बड़ी समस्या, भोजन और वस्त्र आज के समय लगभग हर व्यक्ति के पास रहता है, सरकार की अलग अलग योजनाएं भी हैं इसके लिए, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या आवास। समाज में एक बहुत बड़ा ग्रामीण तबका जो भी आज आज के समय कच्चे मकानों में रहता है, तो उन लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जाए। साथ के साथ गांव का हर व्यक्ति, हर वो बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसको शिक्षा के क्या मिले, मौके मिलने चाहिए। तथा स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए बेहतर जो विद्यालय है उनका निर्माण किया जाए। और सिर्फ विद्यालयों का निर्माण करने से शिक्षा बेहतर नहीं होती है, आपको क्या करना पड़ता है, विद्यालयों के साथ साथ वहां पे पढ़ाने वाले शिक्षकों को, वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को, दोनों को इतना जागरूक और इतना सशक्त किया जाए कि वो आपके सामने क्या कर सके, शिक्षा के प्रति जागरूक रहें, शिक्षा का महत्व समझ सके और पढ़ाई को ज्यादा जोर दें। इन सब चीजों के लिए जो कोई भी संस्था, उसको बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, कुटीर उद्योगों के विकास व कृषि के में सुधार के लिए रोजगार के स्थानीय अवसरों पर बल दिया। उन्होंने क्या किया, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। उन्होंने बताया कि आपके पास जितने संसाधन है, जैसे आपके गांव में एक विद्यालय है, समझ में आ गया, लेकिन समस्या कहां पर आ रही है, शिक्षक अपना उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे जितना उन्हें काम करना चाहिए। आपके हॉस्पिटल है जर्जर हो चुका है, तो आप उसका पुनर्निर्माण करवा सकते हो। समझ में आ गया, वहां पे नर्स वगैरह को अगर सरकारी है तो अच्छी बात है, सरकारी नहीं है तो आपके गांव में कोई एक बच्चा ऐसा पढ़ा होगा जो नर्सिंग वगैरह करके कर रखा होगा, आपको कुछ पैसे से ग्राम पंचायत वो उसे रख सकती है। इस प्रकार के कुछ कार्य भी किए जा सकते हैं। तो जो आपके पास संसाधन ऑलरेडी उपलब्ध है उनका प्रयोग कीजिए। कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनका विकास करना चाहिए। हथकरघा उद्योग, आपके गांव में कोई पोइट्री के जो मिट्टी बनाने का उद्योग होता है, कपड़े बुनने का उद्योग होता है, आपके सामने खेती का उद्योग होता है, उसमें फार्म वगैरह होते हैं, उन सब जो मत्स्य पालन, कृषि पालन, जो छोटे छोटे उद्योग है उनका विस्तार किया जाए। ग्राम पंचायत तो उनको क्या कर सके, मदद प्रदान करें। कृषि में सुधार और स्थानीय रोजगारों का सृजन करना। कोई भी ग्राम पंचायत है या कोई भी देश तभी सशक्त होगा जब उसमें रोजगार के पूरे मौके मिलेंगे जनता को। भारत एक युवा देश है जहां पर बहुत सारे लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। अगर ये व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर ही सुधर जाए, गांव ही अपने लोगों को अगर रोजगार प्रदान करने लग जाए, तो आप खुद सोचिए, किसी व्यक्ति को बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। उनका मानना था जब गांव अपनी समस्याओं का समाधान सब स्वयं ढूंढेंगे तो वास्तविक विकास संभव होगा। उनका यही मानना था कि गांव अपनी खुद ही समस्याओं का समाधान धीरे धीरे ढूंढने लग जाएंगे, तभी उनका वास्तविक विकास होगा। वो तब क्या होंगे, बाहरी सरकारी दान, वो ज्यादा बाहरी लोगों के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा पैसा दे दिया गया, उससे गाँव की चीजों का निर्माण हो गया। साथ के साथ जो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उस पर आधारित विकासों पर वो ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, खुद का विकास वो खुद स्वयं कर पाएंगे। अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, जो समग्र विकास का दृष्टिकोण है उससे संबंधित, समग्र विकास किस तरीके से होगा। ग्रामोत्थान केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई भी गांव है या कोई भी संस्था जिसमें आम जनता जुड़ी हुई, चाहे कोई देश है, चाहे आपके सामने कोई गांव है, अगर उसको विकास करना है तो उसका विकास सिर्फ आर्थिक विकास, पैसे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। विकास किस प्रकार से होता है, एक समग्र विकास वो होता है जहां पे पूरे समाज का निर्माण हो, संस्कृति, शैक्षिक और नैतिक पहलुओं का भी समावेश हो। मतलब जहां पे पूरा समाज का विकास देखने को मिले, सांस्कृतिक लोग से, जो हमारी संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई, सिख, बौद्ध, किसी भी धर्म के लोग अगर वहां पर रहते हैं, सभी लोग अपनी संस्कृतियों का पालन करें। किसी भी क्षेत्र से आते हैं वो उन संस्कृति को अपने। शिक्षक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से आपके बच्चे पढ़े लिखे हो, और सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हो बल्कि उनको रोजगार भी मिले, साथ के साथ नैतिकता के साथ भी अपन जीवन को आगे बढ़ा सके। नानाजी ने शिक्षा के प्रसार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता व सामाजिक सद्भाव व नैतिक जो संस्कार हैं उनकी भी बात की। मतलब नानाजी ने क्या बताया, कोई भी गांव है
वहां पर सामाजिक रूप से भी विकास हो और नैतिक विकास भी देखने को मिले। सभी लोग हैं वो अच्छे से काम करें, सभी लोग अपनी खुद की जिम्मेदारी समझे और इस हिसाब से अपना काम करें। उनका मानना था उनका उनका मानना था नैतिक मूल्यों का विकास होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक उन्नति। उनका क्या मानना था, लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना पैसे की उन्नति होना जरूरी है उतना ही नैतिक मूल्यों का विकास होना भी जरूरी है। उनका मानना था कि ग्रामीण समाज का एक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम ग्रामीण समाज को विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो उसको अपन एक इकाई से समझ सकते हैं जहां हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा हो और सभी के समावेशित विकास हो। उन्होंने क्या बताया कि ग्रामीण समाज को हम एक पूरी एक यूनिट की तरह, सारा समाज है वे छोटे छोटे घरों से मिलकर समाज बनता है और छोटे छोटे समाज से मिलकर एक ग्राम का निर्माण होता है। तो वो पूरी की पूरी एक ग्रामीण इकाई है जो सभी क्या एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी को क्या करना पड़ता है, अपना एक समावेशी विकास की तरफ बढ़ना होता है। समझ में आ गया विस्तृत रूप से आपको हर चीज। अगले वाले पॉइंट की तरफ अपन बढ़े, जन भागीदारी और सामूहिक प्रयास। नानाजी का दृढ़ विश्वास था कि ग्रामीण विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, कोई भी गांव है उसका विकास, आजकल आपका खुद का ग्राम पंचायत देख लो, किस पर निर्भर है, सरकार के द्वारा 4-5 करोड़ रुपए जो अनुदान देती है, सब्सिडी देती है, जो उन्हें विकास कार्यों के लिए पैसे देती है, उसी पर निर्भर करता है आपके सामने, है ना। तो नानाजी का यही मानना था अगर कोई गांव को विकास करना है तो वो सिर्फ सरकारी योजनाओं पर ही उसको निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांव की सक्रिय भागीदारी भी नहीं रहनी चाहिए। गांव में सड़क बन रही है, गांव में स्वास्थ्य समुदाय का निर्माण हो रहा है, गांव में आपके सामने विद्यालय का निर्माण हो रहा है, विद्यालय के आपके सामने शिक्षकों का सम्मेलन है, तो सभी जो आपके सामने व्यक्ति है जो आपके सामने उपलब्ध हो सकता है वो वहां पहुंचे, अपना योगदान दे, सड़क में बराबर खड़ा हो और बताए कि अगर हमारे यहाँ से सड़क जा रही है तो इसके अंदर कितना उचित मात्रा से कार्य हुआ या नहीं हुआ। हर व्यक्ति की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, सिर्फ सरपंच और पंच तक की जिम्मेदारी सीमित नहीं रहनी चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उन्होंने समाज शिल्प नामक अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने किसका अवधारणा को प्रस्तुत किया, समाज शिल्प नामक जो अवधारणा है, समाज का निर्माण करना। समाज शिल्प क्या होते हैं, समाज है वो खुद अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करे, समाज शिल्प के नाम से जाना जाता है। उसके अवधारणा को प्रस्तुत किया। उनके अंतर्गत शिक्षित और समर्पित युवाओं को गांव में रहकर समाज सेवा करनी चाहिए। उनका क्या मानना था कि जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें गांव में रहना चाहिए, गांव ग्रामीण व्यवस्था को विकास करने के लिए वहां की समाज सेवा करनी चाहिए। समाज सेवा के लिए भाई आप अगर नर्सिंग कर रखी है, आपने डॉक्टर का कोर्स कर रखा है, 10 आप अपने 5-7 घंटे की नौकरी करते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गांव में अपना जो स्वास्थ्य समुदाय वहां पर 1-2 घंटे अपना आप अपनी स्वेच्छा से क्या कर सकते हो, अपनी ड्यूटी दे सकते हो। आपको भी नॉलेज हो जाएगा और गांव का विकास में भी भागीदारी देखने को मिल जाएगी। समझ में, शिक्षित हो तो गांव के सरकारी स्कूल में अगर कोई टीचर नहीं है तो आप उन बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। यह आदर्श बताता है कि ग्रामीण विकास ही, ग्रामवासी ही आपके विकास के सबसे बड़े वाहक होते हैं। उसमें क्या बताया नानाजी ने, ये बताया अगर कोई गांव का विकास होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वहां के रहने वाले लोगों का ही होता है। सामूहिक निर्णय निर्माण करना और सहभागिता की योजना अभिन्न अंग है। सभी लोग मिलकर फैसले लें, सभी लोग जो सहभागिता दिखाएं, इसी से आपके सामने कोई गांव है उसका विकास होता है। अगले वाला पॉइंट है प्रौद्योगिकी का आपके सामने विवेकपूर्ण उपयोग करना। नानाजी आधुनिक तकनीक के विरोधी नहीं थे। जो आपके सामने नाना भाई जो देशमुख है वो जो आज के समय की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके विरोधी नहीं थे, बल्कि वे उनका ग्रामीण विकास करने में बल देते थे। उनका ये मानना था कि भाई नई टेक्नोलॉजी है वो बनी डेवलपमेंट और विकास के लिए है, तो आप भी उसका डेवलपमेंट के लिए उपयोग करो। उनका दृष्टिकोण था कि ऐसी तकनीक को अपनाई जाए जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। उनका यही मानना था कि इस प्रकार की आपके सामने टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए जो आपके सामने जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। समझ में आ गया, स्थानीय परिस्थितियां मतलब जो आपके गांव के लोगों को भी रोजगार प्रदान करे और आपकी परिस्थितियों के अनुसार हो, पर्यावरण के लिए हितकारी हो। और पर्यावरण है जो आपके सामने जो पर्यावरण होता है उसके लिए भी क्या हो, हितकारी हो और ग्रामीण के कौशलों को भी बढ़ाए और गांव में रहने वाले लोग हैं उनके रोजगार को भी बढ़ावा करें और न कि उनको विस्थापित करने का कार्य करें। भाई गांव को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आई जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिले नहीं, पैसा कुछ लोगों के हाथों में चले जाए और गांव के लोगों का कौशल नहीं बढ़े, वो शहरों की तरफ पलायन करें। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी इस प्रकार की आनी चाहिए जिससे हर लोगों का विकास हो सके।
उन्होंने कृषि की नई विधियां, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों व संसार साधनों के उपयोग की वकालत की। उन्होंने क्या बताया, जो कृषि में नई नई विधियां, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, नई बीज प्रणाली, नई खाद्य प्रणाली, आपके सामने जो उर्वरक प्रणाली हो गई, नई सिंचाई प्रणाली को लागू किया जाए, जिससे आपके सामने क्या हो, विकास देखने को मिले। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आपके समय जरूरी नहीं कि आप सरकार के द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है उस पर निर्भर करो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गोबर गैस जैसी ऊर्जा के जो और विकल्प हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने संचार के उपयोग की वकालत की ताकि गांव में आधुनिक संचार भी बढ़ सके, और उन्होंने गांव में आधुनिक संचार को बढ़ाने पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया। अगले वाला पॉइंट है संस्कार और संस्कृति का संरक्षण। वह केवल भौतिक विकास का ही जोर नहीं देते थे। उनका क्या था भाई, उनका जोर सिर्फ भौतिक विकास पर ही नहीं था, बल्कि वे मानते थे ग्रामीण जीवन में सादगी, सामुदायिकता और आपके सामने नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। वो क्या करते थे, आपके सामने जो नानाजी देशमुख है, वो सिर्फ गांव का भौतिक विकास है उस पर ही जोर नहीं देते थे, बल्कि गांव का जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए, सामुदायिक विकास वाला होना चाहिए। यही उनकी वास्तविक शक्ति है। उन्होंने ग्रामीण संस्कृति और त्योहारों और परंपराओं को संरक्षण देना माना। उन्होंने क्या बताया कि ग्रामीण जो जीवन होता है इसमें लोग हैं वो अपनी परंपराओं को, त्योहारों को और जो उनकी संस्कृति है उसको संरक्षण देना जरूरी है। क्या मानते थे, गांव में लोग अब अपनी उनकी जो खुद की संस्कृति है, उनके जो त्योहार हैं और उनकी परंपराएं हैं, उनका संरक्षण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वे विकास की प्रक्रिया में अपना जो गांव है उसको ना खो सके। जिससे क्या होगा, आपके सामने जो विकास की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें जो अपनी ग्राम का जो गौरव है उसको वो ना खो सके। नैतिक शिक्षा, संयम व भाईचारे के मूल्यों को बढ़ावा देना था। उनका उद्देश्य यह भी था कि नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, भाईचारे को बढ़ावा दिया जा सके, और जो गांव में आदर्श हैं उन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। संक्षेप में नानाजी देशमुख ने ग्राम उत्थान निबंध के माध्यम से एक ऐसे भारत की परिकल्पना की है जहां गांव केवल भौगोलिक इकाई न रहकर आत्मनिर्भर, सुसंस्कृत और प्रगतिशील समाज को केंद्रित है। नानाजी देशमुख के द्वारा जो ग्राम उत्थान जो निबंध लिखा गया, इसमें एक ऐसे भारत को के बारे में बताया गया है जहां गांव है वो सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, समझ में आ गया, बल्कि वे कैसे है, आत्मनिर्भर, सुसंस्कृत व प्रगतिशील समाज के केंद्रित है। वो कैसे हैं, आत्मनिर्भर है, प्रगतिशील समाज की बात करते हैं जहां पर कोई बाहरी दबाव नहीं है बल्कि आंतरिक प्रेरणा व जनशक्ति संभव है, जहां पर सभी लोग अपने खुद से प्रयास करते हैं अपने गांव के विकास के। तो ये था आपके सामने जो पहला जो यूनिट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नानाजी देशमुख का जो ग्राम उत्थान से संबंधित प्रश्न था। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य में गणतंत्र दिवस के उत्सव के माध्यम से कौन सी सामाजिक विसंगतियों को उजागर किया है। मतलब हरिशंकर परसाई ने जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र नामक जो व्यंग्य लिखा गया है उसमें गणतंत्र दिवस के उत्सव के माध्यम से उन्होंने समाज में कौन कौन सी विसंगतियां पाई जाती हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। हरिशंकर परसाई का जो व्यंग्य है ठिठुरता हुआ गणतंत्र दिवस के आडंबरपूर्ण उत्सव को मनाने के बारे में बताता है। मतलब हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य किया है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र क्या है, जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है भाई, तो स्वतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस, जहां पे आपके सामने जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है आपके सामने 21 जनवरी को, जहां पे आपके सामने 21 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस का मनाया जाता है। उसका जो आडंबरपूर्ण उत्सव बनाने का जो बहाना है वो समाज और राजनीति की विसंगतियां देखने को मिलती है। उसमें क्या बताया गया कि भाई गणतंत्र दिवस के दिन बड़ा सा कार्यक्रम रखा जाता है, नेता गण आते हैं, झंडा फहराते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, विकास की, राजनीति की, देशभक्ति की, लेकिन जैसे वो वहां से बाहर निकलते हैं वो देशभक्ति और सामाजिक विकास है वो उस झंडा फहराने के साथ ही खत्म हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस चीज के बारे में बताया गया है कि जो गणतंत्र दिवस पे जो आडंबरपूर्ण उत्सव बनाया जाता है, इससे समाज में जो राजनीति है उसकी गहरी कमियों को, ढोंग को और खोखलेपन को दिखाने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से, कि कैसे एक राजनीति है वो गहरी अलग अलग प्रकार की जो कमियों से गुजरती है, किस प्रकार से राजनेता है वो झूठे वादे करते हैं, ढोंग करते हैं और आपके सामने क्या करते हैं, लोगों को बहलाने फुसलाने का कार्य करते हैं।
परसाई से इसमें दिखाते हैं कि कैसे राष्ट्रीय पर्व को भी अपने मूल अर्थ और भावनाओं से भटकाकर मात्र एक औपचारिकता बना दिया जाता है। इसमें क्या बताया हरिशंकर परसाई परसाई ने क्या बताया कि कैसे एक गणतंत्र दिवस सभी लोगों की जन जन से जुड़ाव होने वाला उत्सव है, जहां पर सभी लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि हम आजादी के जो आपके सामने हमने अपना संविधान को अपनाया था। एक राष्ट्रीय पर्व है जहां पे कोई एक क्षेत्र विशेष पर्व नहीं भी होकर, नहीं कोई धर्म विशेष पर्व नहीं होकर, कोई सांस्कृतिक पर्व नहीं होकर, एक राष्ट्रीय पर्व है, सभी लोगों की खुशहाली का पर्व है। को भी अगर उसके जो वास्तविक अर्थ है और भावनाओं से हटाकर बस उसको एक औपचारिक बनाकर रख दिया है, कि औपचारिकता तक रख दिया है, जिसमें झंडा फहराया जाएगा, नेताजी आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो यही हमारी राजनीतिक वास्तविकता के बारे में बताता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो ये मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने सरकारी तंत्र का पाखंडता और दिखावा। व्यंग्य का सबसे प्रमुख बिंदु यही है कि सरकारी आयोजनों में व्याप्त पाखंड और दिखावा दिखाई देखने को मिलता है। जो ये आपके सामने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस है, इसके आयोजन लगभग सरकारी विभागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्राइवेट भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः सरकारी जो विभाग है उनके द्वारा आयोजन देखने को मिलते हैं। और ये सिर्फ पाखंड करने के लिए, एक झूठी आडंबर दिखाने के लिए, झूठी देशभक्ति दिखाने के लिए और दिखावा करने के लिए आपके सामने मुख्यतः किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस को एक भव्य और खर्चीले तमाशे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और गणतंत्र दिवस को किस रूप में देखा जाता है? एक बहुत ही ज्यादा भव्य, मतलब बहुत ही बड़ा खर्चीले तमाशे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा जहां पर खूब सारा पैसा है वो खर्च किया जा सके, आपके सामने अच्छे से अच्छा दिखाया जा सके, ताकि सभी लोग वो उस चीज से प्रभावित हो सके। जहां पर लाखों रुपए सजावट, परेड और दावतों पर खर्च होते हैं, जबकि आम जनता व गरीब अभाव का जीवन जीती है। हरिशंकर परसाई का यही सबसे मुख्य बिंदु जो वो दर्शाना चाहते थे, कि आप जो ये लाखों रुपए खर्च कर रहे हो यहाँ पर दावतों पर, सजावट पर, परेड के माध्यम से, वो पैसा आपके सामने गरीब और जनता है जो पीड़ित है उसके पे खर्च किया जा सकता है। वो वास्तविक विकास वहां पर दिखाई देगा, ना कि इन परेड के माध्यम से, सजावट के माध्यम से, जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो उसके माध्यम से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। अगर आपकी जनता खुशहाल होगी तो आपकी प्रगति वैसे ही दिखाई देगी। हरिशंकर परसाई ने गणतंत्र को ठिठुरने को इसी दिखावे और जो जनता है उसकी वास्तविक समस्याओं को सरकारी तंत्र की उदासीनता से जोड़ा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो गणतंत्र दिवस को जो दिखावा मात्र बना दिया गया है, और जो जनता है उसकी जो वास्तविक समस्याएं हैं, उस वास्तविक समस्याओं से को जनता है वो उस जो जनता है वो कार्य नहीं करती है। जो सरकारी तंत्र है वो जनता की समस्याओं पर कार्य नहीं करता है, बल्कि दिखावे, आडंबर, पाखंड, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर देने लग गया है। उत्सव को ठंड में ठिठुरते हुए लोग व परेड की शक्ति प्रदर्शन दोनों के बीच में विरोधाभास दिखाया गया। यहाँ पे क्या दिखाया? गणतंत्र दिवस आपको पता है कौन से महीने में होता है? जनवरी के महीने में होता है। जनवरी में क्या होती है? आपके सामने ठंड होती है, और उस महीने में आपके सामने क्या देखने को मिलता है? लोग सर्दी से ठिठुरते रहते हैं। ये सर्दी से ठिठुरने वाला जो शब्द है, ये सिर्फ व्यंग्य किया गया है, या जनता ठिठुर नहीं रही है, बल्कि यह बताया गया है कि सरकारी तंत्र भी ठिठुर रहा है, सरकारी तंत्र भी उतना ही खोखला है, सरकारी तंत्र भी उतना ही कमजोर है। सरकारी तंत्र है वो जनता को इसी तरीके से क्या कर रहा है? आपके सामने मूर्ख बनाने का कार्य कर रहा है। तब सरकारी तंत्र की कुछ कमजोरियों को उजागर किया गया व्यंग्य के माध्यम से, उत्सव में ठिठुरते हुए लोगों के दिखाने के रूप में। उन्होंने परेड में शक्ति प्रदर्शन और दोनों के बीच में आपके सामने विरोधाभास व सरकारी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। क्या दिखाया जाता है? कि एक तरफ जनता ठिठुर रही है, मतलब वो आपके सामने जो समाज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी वंचित है, और वहीं पर आपके सामने जो आपके सामने सरकारी तंत्र है वो परेड वगैरह का आयोजन करवा रहा है। तो यही दोनों के बीच में आपके सामने विरोधाभास दिखाने का प्रयास किया गया है, और दोनों के बीच में जो सरकारी प्राथमिकता उस पर सवाल उठाता है। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, नेतृत्व का नैतिक पतन और भ्रष्टाचार। परसाई ने नेताओं और अधिकारियों के नैतिक पतन पर तीखा प्रहार किया है। जो हरिशंकर परसाई है उनके द्वारा क्या किया गया है? जो नेतागण है और आपके सामने जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो नैतिक पतन देखने को मिलता है, उनकी जो चाहे नेता हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जो वो पद को धारण करते हैं, तब वो आपके सामने ये शपथ लेकर आते हैं कि हम जनता का विकास करेंगे।
लेकिन जब वो पद पर बैठते हैं तो जनता का विकास तो बहुत दूर रह जाता है, खुद के विकास पर पूरा जोर रहता है, अपना विकास अच्छे से चलता रहता है, जनता की समस्याएं जो कि तो बनी रहती है। नेता आपके सामने जब चुनाव का वर्ष आता है उस वक्त दिखाई देते हैं, सरकारी कर्मचारी आपको एक टेबल से दूसरे टेबल तक दौड़ाते हुए नजर आते हैं। और राजनीति व सरकारी तंत्र के बीच में जो समायोजन देखने को मिलता है, जहाँ सरकारी तंत्र है वो ना तो नेताओं को कुछ कहता है और नेता है वो आपके सामने ना सरकारी तंत्र को कुछ कहते हैं। तो इसके बीच में आपके समय क्या होता है, जो आम जनता है वो पिस जाती है। वे दिखाते हैं कि गणतंत्र दिवस के भाषणों में समानता, न्याय व विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। तो उन्होंने यही बताया, तो गणतंत्र दिवस जब आता है तब बड़े बड़े भाषण आपके सामने दिए जाते हैं, जहाँ पर समानता की बात की जाती है, न्याय व विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जहाँ पे जनता को एकदम मोटिवेट किया जाता है कि आपको हमारे द्वारा विकास दिया जाएगा, हमारे द्वारा न्याय मिलेगा आपको और विकास है वो भी मिलेगा। उन सब चीजों की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में ये आदर्श केवल कागजों तक दिखाई देते हैं। लेकिन आप गहराई से इन सब चीजों को समझते हो तब आपको पता चलता है कि ये विकास है, ये जो बड़ी बड़ी विकास की बातें की जा रही हैं, ये केवल कागजों तक ही सीमित है। कागजी विकास भारत में ज्यादा देखने को मिलता है, ना कि वास्तविक विकास। नेताओं का आचरण, उनका भ्रष्टाचार व सत्ता का दुरुपयोग है, वो गणतंत्र की मूल सिद्धांतों को खोखला करता है। नेताओं का जो व्यवहार है जनता के प्रति, जो जिस तरीके से वो विकास का पैसा आ रहा है उसको जो जनता हित का जो पैसा है उसको सार्वजनिक खुद के हित के लिए, निजी हित के लिए उपयोग करते हैं और खूब भ्रष्टाचार करने का कार्य करते हैं। आपके सामने सड़क बननी थी 50 करोड़ की, बन रही है 50 लाख रुपए तक की, है ना। और सत्ता दुरुपयोग है, गणतंत्र के जो मूल सिद्धांत को खोखला कर रहे हैं। मतलब जिन नेताओं को आपके सामने देश के विकास के लिए, जो जनता के विकास के लिए आते हैं, वो खुद के विकास पर जोर देते हैं और जो लोकतंत्र है उसका महत्व खत्म कर देते हैं। वे जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाय निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है, वो जनता का विकास में कोई मतलब नहीं है उनको। वो जनता के प्रति ना कोई जवाबदेह है, बल्कि उनका पूर्ण ध्यान किस चीज पे, अपने खुद के निजी स्वार्थों को पूर्ण करने पर उनका पूरा का पूरा ध्यान है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तीसरे वाला पॉइंट है इसमें आपके सामने, आम आदमी की उपेक्षा व त्रासदी। व्यंग्य में आम आदमी की दयनीय स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो आपके सामने जो व्यंग्य किया गया है, इसमें जो आम आदमी है उसकी स्थिति कितनी कमजोर है, कितनी दयनीय स्थिति है, इस पर पूर्व जोर ध्यान दिया गया है। इसमें बताया गया कि इन सब व्यवस्थाओं में पिसता कौन है, आम आदमी है, वो पूर्ण रूप से पिस जाता है। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में आम जनता का जीवन अभावों व मुश्किलों से घिरा रहता है। जनता है वो अपने टैक्स का पैसा है वो सरकार को देती है, सरकार अपने प्रचार प्रसार में गणतंत्र दिवस सरकारी आयोजनों पर अपने खूब पैसा उड़ा देते हैं, और वही जो जनता है जिससे टैक्स लिया जाता है वो आम जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं उससे भी वंचित रहती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके सामने जो सही सड़कें हो गई, परिवहन हो गया, इन सब चीजों की जो आम जो जनता की जो सुविधाएं हैं वो भी उन तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं। और सरकार है, नेतागण है, सरकारी तंत्र है, वो इस पैसे को आपके समय जो खर्चीले आयोजन है उन पर खर्च करते हुए दिखाई देता है। वह कड़ाके के ठंड में ठिठुरते हुए लोगों की परेड ठिठुरती हुई परेड देखने को मजबूर है। और उन्होंने क्या कहा है, वे लोग हैं जो आपके सामने जो लोग हैं वो आपके सामने ठिठुरती हुई परेड देखने को मजबूर हो जाते हैं। वे कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए परेड देखने को मजबूर है, मतलब वो मजबूर है, जनता वो मजबूर है, जो शासन है जो आपके सामने वो अपना वहां पर उनका जो कड़ाके की ठंड में जो परेड जो आयोजन की जा रही है उसको देखने के लिए वे मजबूर है। शासक वर्ग गर्म कमरों में बैठकर उत्सव का आनंद लेते। अच्छा देखो, दोनों में अंतर विरोधाभास कहां पर है। जो जनता के सेवा के लिए आए थे वो तो गर्म कमरों में बैठकर उस परेड का आनंद ले रहे हैं, और जिस जनता है जिसने उनको चुना है, जिनको वो शक्ति दी है, वो बेचारी कहां पर बैठकर आपके सामने ठंडे कमरों में ठंड में बैठकर आपके सामने ठिठुरने का कार्य कर रही है। और यही विभाजन दिखाई देता है यहाँ पर। गणतंत्र का विशेष लाभ विशेष लोगों तक ही पहुंच पा रहा है। जो स्वतंत्रता है और गणतंत्र है, ये आपके सामने ये क्या दिखा रहा है, ये जो प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें इसका जो लाभ है वो कुछ लोगों तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। जबकि बहुसंख्यक जनता आज भी अपने अधिकारों व बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। और क्या दिखाया जा रहा है, जो बहुत बड़ी जनता का वर्ग है, मतलब बहुसंख्यक जो जनता है वो आज भी अपने अधिकारों के लिए और अपनी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो अपनी जो सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, इन जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष करती हुई आज भी नजर आ रही है। उनको आज भी उतना जो
ना तो उनके पास उतने अधिकार हैं, ना उनके पास बुनियादी सुविधाएं दिखाई देती हैं। इन सब चीजों के लिए वो संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। समझ में आ गया आपके सामने अच्छे से? जो आदर्श और यथार्थ का द्वंद। परसाई इस व्यंग्य के माध्यम से महान आदर्श, स्वतंत्रता, समानता व न्याय के संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो क्या करते हैं आपके सामने, जो हरिशंकर परसाई है वो व्यंग्य करते हैं और उसके माध्यम से जो महान आदर्श जो दिखाई देते हैं, जो हमारे जो लोकतंत्र की जो रूपरेखा दिखी गई जिसमें स्वतंत्रता, समानता व न्याय की, वे आपके सामने ये जो संवैधानिक मूल्य है इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य करते हैं। जिस पर भारत का गणतंत्र खड़ा है और जिन ये जो आपके सामने ये जो आदर्श है, सभी लोगों को समानता मिले, सभी लोग चाहे आर्थिक समानता हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी प्रकार की समानता सबको मिले, स्वतंत्रता हो, आपके सामने हर व्यक्ति है वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, न्याय मिले। तो ये तीनों की तीनों चीजें आज के समय अगर समाज में आप विस्तृत रूप से समझते हो तो कहीं ना कहीं जनता है वो इन सब चीजों को, जो गणतंत्र की जिनकी आधारशिला थी, वही तीनों के तीनों पिलर कमजोर नजर आते हैं। ना तो जनता के सामने आज के समय स्वतंत्रता है, जनता अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी जाती है तो उनको विद्रोही, देशद्रोही, खालिस्तानी बोल दिया जाता है। समानता, गरीबी और अमीरी के बीच में खाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और न्याय सिर्फ वो न्यायालयों के दरबारों के चक्कर लगाने तक और तारीखों तक ही सीमित है। न्याय वास्तविकता में कहीं नहीं दिखाई देता है। ये सिर्फ दिखावे के आदर्श बातें हैं और किताबों तक और भाषणों तक का विषय बन गई है। अगर हम बहुत गहराई से समझें तो ये सब जो आदर्श बातें हैं ये सिर्फ किताबों तक और भाषणों तक ही बनकर रह गई हैं, जबकि यथार्थ में समाज व असमानता, शोषण व सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार अपनी जमे जड़े हैं। अगर विस्तार से समझे तो समाज में असमानता दिखाई देती है। समाज में क्या दिखाई देती है, हर व्यक्ति है, गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। लोगों का शोषण होता है और सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार अपनी जड़ें बिछाए हुए हैं, जिसमें क्या दिखाई दिया है, जनता है उसका शोषण होता हुआ दिखाई देता है। सांप्रदायिक लोग हैं और जो भ्रष्टाचार है, मतलब सांप्रदायिक मतलब आपके सामने दो धर्म है, दो जाति हैं, उनके बीच में जो विरोधाभास होता है उसका फायदा उठाते हैं लोग, नेतागण है, और अपनी जो विकास करते हैं। और भ्रष्टाचार है सरकारी तंत्र में वो बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। गणतंत्र दिवस का उत्सव इन सब आदर्शों की कड़वी जमीनी हकीकत और उनके बीच में गहरे फासले को जागर करता है। जो ये सब आपके सामने स्वतंत्रता, समानता व न्याय की जो बातें की जाती हैं और जो वास्तविकता है उसके बीच में कितना गहरा अंतर है, जमीनी स्तर पर कितना अंतर है, उसके बीच में आपके सामने जो फासला है उसको उजागर करने का कार्य करता है। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने राष्ट्रीयता के नाम पर आडंबर। परसाई है, जो हरिशंकर परसाई है, उन्होंने राष्ट्रीयता के नाम पर भावनात्मक शोषण और आडंबर को भी उजागर किया है। उन्होंने क्या बताया, हरिशंकर परसाई ने यही बताया है कि ये सब चीजें जो लोगों को सिर्फ भावनात्मक रूप से भावनात्मक करने का, उन्हें कमजोर व आडंबर करने का कार्य करती है। मतलब इस प्रकार के आयोजन करा के जनता को ये महसूस कराया जाता है कि आपका विकास हो रहा है, आप स्वतंत्र हो चुके हो, आप उस लोकतांत्रिक परंपरा के सबसे खुद को गौरवान्वित महसूस कीजिए आप। लेकिन सिर्फ अगर वास्तविकता से देखें, क्या हम जो आदर्श, जो मूल्य, जो नैतिकता, जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात हमारे लोकतंत्र में की गई थी, क्या हम तक वो पहुंच पाई है? आप गहरे से पहुंचते हो तो आपको खुद को सवाल पूछते हो तो पता चलता है नहीं पहुंच पाई है। तो ये जिस प्रकार के जो आयोजन किए जाते हैं ये हमें भावनात्मक रूप से शोषित करते हैं, आडंबर और दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय गौरव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये गौरव तब तक अधूरा है जब देश के नागरिक हैं वो वास्तविक न्याय व गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल पाता है। और ये देश का विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक लोगों को सच्चा विकास व ग्रामीण जीवन है वो नहीं मिल पाएगा। मतलब इसके माध्यम से जो आपके सामने जो व्यंग्य है इसके माध्यम से ये बताया गया है कि असली विकास तब तक नहीं है जब तक लोगों को गरिमापूर्ण जीवन, जो उनको वास्तविक न्याय है, वो नहीं मिल पाता है। लेखक ये व्यंग्य करते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना केवल एक दिन के उत्सव तक सीमित नहीं है। वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीयता, जो आप लोगों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, सिर्फ एक दिन का उत्सव थोड़ी है आपके सामने, जिसने आपको दिखावे आडंबर का रूप बनाकर रख दिया है। जबकि दैनिक जीवन में राष्ट्रीय एकता व सामाजिक दायित्व की अपेक्षा की जाती है। क्या बताया गया है, जो दैनिक जीवन है वहां पर तो लोगों के जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, लोगों की राष्ट्रीय एकता का कोई मतलब ही नहीं है, और राष्ट्रीय दायित्व है उसका कोई भी उपेक्षा की जाती है और लोगों को दिखावा कर दिया जाता है कि आपका विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, बल्कि जमीनी हकीकत पे विकास की कहीं नहीं दिखाई देता है। संक्षेप में बात करें, ठिठुरता और गणतंत्र केवल गणतंत्र दिवस का उत्सव ही नहीं है।
अगर हम वास्तविकता की बात करें, जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो आपको शब्द का प्रयोग किया गया है, ये गणतंत्र दिवस का सिर्फ उत्सव ही नहीं है बल्कि भारतीय समाज व शासन प्रणाली की गहरी पैठ बना चुका है। यहाँ पर क्या दिखाई देती है, भारतीय समाज व शासन प्रणाली है, इसके बीच में एक गहरी पैठ बना चुका है। उन सब विसंगतियों का एक और कड़वा और यथार्थवादी चित्रण है जो स्वस्थ व जीवित गणतंत्र की आत्मा को कमजोर करे। यहाँ पर क्या भाई, ये इस उत्सव को उन्होंने क्या बताया, पूर्ण रूप से निरर्थक, स्वार्थपूर्ण, राजनेता अपने लाभ के लिए, सरकारी तंत्र अपने लाभ के लिए जनता को मूर्ख बनाते हैं, भावनात्मक रूप से उनको ये महसूस कराने का प्रयास करते हैं कि उनका विकास हो रहा है, उनको जीवन में वो आगे बढ़ रहे हैं। इस सब चीजों को वो भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर लोगों को अपना फायदा उठाते हैं। लेकिन जब गहराई में देख जाते हैं आप तो दिखाई देता है कि जो आम जनता है वो अपनी जो अमूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित दिखाई देती है। तो ये था आपके सामने जो हरिशंकर परसाई है उनके द्वारा ठिठुरता हुआ जो गणतंत्र है उसमें जो व्यंग्य किया गया, इन सब चीजों को अपन विस्तार से पढ़ा है। अलग अलग प्रकार की जो विसंगतियां दिखाई देती हैं समाज में, उसको विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का, महादेवी वर्मा के लखा रेखा चित्र के पात्र की विशेषताएं और लेखिका के जो स्वदेशी संवेदनशीलता है उसके बारे में चित्रण कीजिए। तो महादेवी वर्मा है, उसके द्वारा जो लखा जो रेखा चित्र है उसके जो पात्र की विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है, और लेखिका की क्या संवेदनशीलताएं देखने को मिलती हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके सामने जरूर से देखने को मिलेगा वाले प्रश्न। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को आपके सामने। सबसे वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपको एक काम और करना है। आप में से 90% बच्चे वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। 16,000 सब्सक्राइबरों के अपन बहुत ज्यादा करीब हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि 16,000 सब्सक्राइबर तक अपन पहुंच जाए। साथ के साथ आपको क्या करना है, साथ के साथ आपको जो ये टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, जरूर से जाकर पढ़ लेना। ये पीडीएफ आपके सामने जो सामान्य जो बीए सेकंड सेमेस्टर जो जर्नल हिंदी के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर आप जरूर से पढ़ लेना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अब पढ़ते अपन महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र है, यहाँ पे मानवीय करुणा व सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक को चित्रण किया गया है। महादेवी वर्मा के द्वारा जो रेखा चित्र का निर्माण किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, मानवीय करुणा और जो सूक्ष्म मनोविज्ञान है उसका चित्रण किया गया है। कि महादेवी वर्मा ने यह बताया है कि जो इनके द्वारा लखा नामक जो रेखा चित्र है, यहाँ पर किस प्रकार से मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक रूप से कोई व्यक्ति है उसकी दशा व दिशा रहती है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और जो लखमा की जो परंपरा है उसका एक मार्मिक उदाहरण के बारे में बताया है। इस रेखा चित्र में लेखिका ने लखमा नामक एक उपेक्षित व हाशिए पर पड़े एक पात्र के जीवन के त्रासदी को उजागर किया। मतलब इसमें एक पात्र है लखमा नाम का, उसके जीवन में आपके सामने उसका जीवन कैसा है, उसके जीवन का जो हाशिए पे पड़ा हुआ जो उसका जीवन है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसा उसका जीवन विडंबनापूर्ण है, कितना दुखी उसका जीवन है, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बात की है। अपनी गहन जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है, और इस पात्र से आपको पता चलता है कि महादेवी वर्मा कितनी बड़ी लेखिका है। उनके द्वारा जो जितना भी आपके सामने जो निर्माण किया गया है साहित्य का, वो कितना ही ज्यादा सही है, कितना वो विस्तृत रूप से जो आपके सामने निर्माण करते हैं, जो लेखा चित्र उनका करने का काम है। लखमा जो पात्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं, पहला है शारीरिक दुर्बलता और उपेक्षाएं। लखमा जो पात्र है वो इस कहानी रेखा चित्र के अंदर अत्यंत गरीब, दीनहीन और शारीरिक रूप से कमजोर स्थिति है। लखमा एक इस पात्र है, वो एक महिला पात्र है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिसके पास क्या शारीरिक रूप से भी कमजोर है। शारीरिक रूप से कुरूप और अभावों का परिणाम है। उसको वो कैसे है, शारीरिक रूप से उतनी सुंदर नहीं है, कुरूप है, और उसका जो जीवन है वो क्यों ऐसी, क्योंकि उसका जीवन अभाव में गुजरता है, गरीबी में गुजरता है। और उस समाज है इसने उसको और भी उपेक्षित बना दिया है। वो समाज ने क्या किया है, एक तो वैसे ही आपके सामने जो समाज से उत्पीड़ित थी और उसको समाज ने और ज्यादा उपेक्षित बना दिया है। उसकी कमजोर काया, फटे पुराने वस्त्र और सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सूचक है। तो देखो आपके समय देख लो, आप अपने आसपास अगर कोई व्यक्ति है जो थोड़ा गरीब, कमजोर और फटा पुराने कपड़े पहन कर दिखाई देता है, मैले गंदे कपड़े, तो आप खुद को हे दृष्टि से देखते हो, गलत नजर से देखते हैं अपने, तो वही आपके सामने लखमा के साथ है।
दिखाई देता है। गरीबी ने उसको इतना त्रास्त कर दिया है कि उसकी जो शरीर है वो कमजोर पड़ चुका है, वो फटे पुराने वस्त्रों को पहनती है। और यही दृष्टिकोण जो उसकी जो शरीर के ऊपर जो उसके कपड़े हैं और जो उसकी कमजोर काया है, वो उसकी शारीरिक जो आपके सामने शारीरिक ही विशेषताओं के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी बता रहा है कि समाज में उसका किस प्रकार से उसका योगदान है और किस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति है। ये शारीरिक दुर्बलता ही उसके शोषण का आधार भी बनती है, और उसका जो शारीरिक रूप से जो दुर्बलता देखने को मिलती है वो क्या करती है, यही उसके शोषण का आधार भी बनती है, यही उसको समाज शोषित करने का भी कार्य करता है इसी के माध्यम से। अगले वाला पॉइंट क्या है, भोलापन और सरलता। तमाम अभाव और कटु अनुभवों के बावजूद लखमान ने एक तरह से भोलेपन और सरलता बनी हुई है। इसके जीवन में अनेक कष्ट हैं, गरीब है वो, फटे पुराने कपड़े हैं, उसका जीवन इतना सशक्त समृद्ध और पैसे और धनवान रईसी वाला नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर वो सरलता, वो नैतिकता, भोलापन है, वो आज भी दिखाई देता है। वो आज भी उन अमीर, उन एक समाज का उच्च तबका जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो छल कपट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को लूट खोस करने का, दूसरों को चकमा देकर पैसे कमाने में जो व्याप्त है, वो सब उसके अंदर नहीं दिखाई देता। उसके जीवन में तमाम दुख हैं, तमाम कमियां, लेकिन फिर भी वो अपने भोलेपन व सरलता से पैसे कमाने, अपना जीवन को गुजारा करने का कार्य करती है। दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेती है। उसकी कमजोरी क्या है, वो हर व्यक्ति पर क्या कर लेती है, दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेती है। वो भोलापन है उसके अंदर, यही भोलापन उसके बार बार शोषण का शिकार बनती है, और यही भोलापन क्या दिखाता है, उसको बार बार शोषण कर देता है, क्योंकि वह दुनिया को क्रूरता को समझ नहीं पाती है। क्यों, वो आज के समय में ये नहीं समझ पाती है कि दुनिया वो कितनी ज्यादा क्रूर है, दुनिया है वो इतनी ज्यादा, जितनी वो भोली है उतनी दुनिया सही नहीं है, इतनी सरल ये दुनिया नहीं है, दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया को मौका चाहिए शोषण करने का और वो तुरंत शोषण कर लेते हैं। जो आपके सामने लखमा है वो भोली भाली है, समाज का उसको उतना ज्ञान नहीं है, वो दूसरों पे बहुत आसानी से विश्वास कर लेती है, और यही विश्वास उसको क्या कर लेता है, शोषित करने का एक आधार बनता है। अगले वाले पॉइंट की तरफ अपन बढ़े, ममता व मानवीय रिश्तों की चाह। लखमा का जीवन अभावग्रस्त है, लेकिन उसके भीतर ममता व मानवीय रिश्तों की तीव्र चाह दिखाई देती है। क्या देखने को मिलता है, लखमा है उसका जीवन में लाख अभाव हैं, गरीबी का जीवन जीती है, फटे पुराने कपड़ों के साथ अपने जीवन को जी रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो मानवीय रिश्ते हैं वो आज भी जीवित दिखाई देते हैं। बच्चों के प्रति उसकी ममता किसी सहारे की तलाश में और आंतरिक कौशलता में दिखाई देती है। बच्चों के प्रति उसकी ममता, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके प्रति जो उसका प्रेम दिखाई देता है, वो उसको उसके मानवीय रिश्तों में उसकी कितनी दृढ़ता है, कितने वो छोटे बच्चों को चाहती है, उस चीज के बारे में पता चलता है। वह रिश्तों में स्नेह और सुरक्षा को ढूंढती है। वो रिश्तों में क्या करती है, आपके सामने लोगों के बीच में जो स्नेह है, प्रेम को और सुरक्षा को ढूंढने का कार्य करती है। जो उसे क्या मिलता नहीं है, जो ये समाज है, जो ये आपके सामने समाज दिखाई देता है, उसमें ये सब गुण नहीं दिखाई देते हैं। उनका यह गुण मानवीय गरिमा और प्रेम की जो नारसिंगता है उसको आवश्यकता को दर्शाता है, और यही जो गुण दिखाई देते हैं, यही उसके जो प्रेम की जो नरसिंगता है उसके आवश्यकताओं के बीच में दिखाई देते हैं, ये सारी की सारी चीजें। विस्तार से अपन आगे की तरफ बढ़े, नियतिवाद व निष्क्रियता की स्वीकार्यता। लखमा ने अपने दुखद जीवन को नियति मान लिया। मतलब भाई कोई आदमी बहुत ज्यादा गरीब होता है ना, वो यही समझ लेता है कि भाई ये तो मेरी किस्मत में ये लिखा था, गरीबी लिखी, तो मुझे गरीबीपूर्ण का जीवन जीना है। तो लखमा का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा दुखद है, और उसने उसको अपने जीवन में किस्मत को मान लिया है, और उसका जो निष्क्रिय भाव है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पा रही है, उसको स्वीकार कर लेती है। वो परिस्थितियों से लड़ने का प्रयास भी नहीं करती है। मतलब वो इतना हार चुके हैं, इतना टूट चुके हैं, हर चीज को स्वीकार कर चुके इस गरीबी को, और वो उससे लड़ने का प्रयास भी नहीं करती है, बल्कि अपनी किस्मत का हिस्सा मानकर उसको झेलती रहती है। और क्या करती है, इन सब चीजों को अपनी किस्मत का हिस्सा मानती है और इन सब चीजों को झेलती है। यह उसकी शिक्षा की कमी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी दिखाता है। और ये चीजें क्या दिखाई देती है कि एक तो जो शिक्षा की कमी है उसके अंदर, वो भाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी होती, शिक्षित होती, तो वो समाज के जो शोषण हो गया, गरीबी हो गई, इसको किस्मत नहीं मानकर, अपनी परिस्थिति मानकर उससे लड़ने का प्रयास करती है। और सामाजिक सुरक्षा के अभाव व परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति का अभाव है। वो इतनी ज्यादा सशक्त नहीं है, गरीब परिवार से आती है, असमर्थ है, खुद को उसने पूर्ण रूप से परिस्थिति के सामने समर्पित कर दिया है कि भाई अब जो होगा वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। इसीलिए जो सामाजिक सुरक्षा का, समाज में लोग भी उसका उतना ज्यादा साथ नहीं देते हैं।
अगले वाला पॉइंट है सामाजिक शोषण का शिकार। लखमा केवल एक व्यक्तिगत पात्र ही नहीं है, बल्कि उन असंख्य ग्रामीण, दलित व वंचित महिलाओं के बीच में प्रतिनिधित्व करती है। आपके सामने लखमा केवल एक व्यक्तिगत पात्र, सिर्फ एक पात्र की बात नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे असंख्यक, बहुत सारे आपके सामने ग्रामीण, दलित व वंचित महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करने का कार्य करते हैं। जहां पर उस गांव में बहुत ज्यादा दलित वर्ग और वंचित वर्ग की जो महिलाएं हैं, वो वहां पर आपके सामने जो रहती हैं उसका प्रतिनिधित्व भी करती हैं। जो पितृ सत्तात्मक जो समाज है, उनके उसके अंदर जो आपके सामने आर्थिक अभाव दिखाई देता है और उसमें जो निरंतर शोषण की उपेक्षा का वो शिकार हो जाते हैं। जहां पर क्या दिखाया जाता है, वो समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे महिलाओं को उतनी ज्यादा क्या नहीं मिलती है, अधिकार नहीं होते हैं और उनको मौका पड़ते ही शिकार, शोषण का शिकार कर लिया जाता है। यही हमारा जो आम जीवन है, सामाजिक जीवन, उसकी क्रूरता और उदासीनता है, जहां पर मानवीय रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। समाज में सिर्फ आपके पास शक्तिशाली हो तो ही आप समाज में जीवित रह सकते हो, वरना आपका शोषण होगा। यही समाज में दिखाया जाता है। अगले वाला पॉइंट है लेखिका महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता का चित्रण करती है। लेखिका होती है वो महादेवी वर्मा है, वो संवेदनशील, कितनी संवेदनशीलता उसके बारे में बताती है। पढ़ेंगे एक एक चीज को विस्तार से अपन। लेखिका के बारे में, जो लेखिका की जो काव्य जो शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म अवलोकन और यथार्थवादी चित्रण। महादेवी वर्मा लखमा के जो बाहरी रूप को लेकर उसकी आंतरिक भावों के आंतरिक अत्यंत सूक्ष्मता का अवलोकन करती है। लेखिका को अगर विस्तार रूप से बताएं तो लेखिका ने दो पक्ष दिखाए हैं लखमा के। एक पक्ष दिखाई देता है कि वो दुबली, कमजोर, पतली, फटे पुराने कपड़े दिखाई देते हैं, उसके जीवन में अभाव व गरीबी को दिखाया है। दूसरा पक्ष दिखाई देता है उसका, वो गरीब है लेकिन समाज के उन अमीर वर्गों से बहुत आगे है, जहां पर वो बच्चों के साथ प्रेम करती हुई दिखाई देती है और मानवीय रिश्तों को विश्वास करती है। तो लेखिका है, उसने दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास किया है। लखमा के शरीर की कमजोरी उसको वस्त्रों की जो फटाली, आंखों में छिपी पीड़ा इतनी गहराई से चित्रित करते हैं जिससे इस पाठक में सीधे कष्ट पहुंचते हैं। अगर आप विस्तार से देखते हो तो आपके सामने जो लखमा है, उसकी जो कमजोरी है, उसके वस्त्रों का जो फटा हुआ हाल है, उसके जो कमजोरी है, वो उसकी आंखों में जो दिखाई देती है। और ये इतना सूक्ष्म दृष्टि से, इतना उचित शब्दों का प्रयोग किया गया महादेवी वर्मा के द्वारा, हर व्यक्ति जब उनको पढ़ता है तब उसको लगता है कि ये बातें तो एकदम वास्तविक हैं। ये एक यथार्थवादी चित्रण भी करते हैं, नहीं करते हैं, बल्कि बाहरी और मनोवैज्ञानिक रूप से भी दिखाने प्रयास करते हैं। ये चीजें सिर्फ बाहरी आडंबर तक ही नहीं रहती है, मतलब सिर्फ आप जब उसको पढ़ते हो तो यही नहीं लगता है कि सिर्फ ये वस्त्र, कमजोर शरीर आपके सामने उसके शारीरिक दृष्टिकोण को बताने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि पता चलता है कि उसकी समाज में क्या स्थिति है, उसकी भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक तीनों दृष्टिकोणों को इस चीज से बता दिया गया है। यही महादेवी वर्मा की खूबसूरती भी है। वो अपने काव्य की जब रचना करती थी तब इतनी खूबसूरती के साथ करती थी कि हर व्यक्ति है वो उनका क्या हो जाता था, उनको पढ़कर उनके शब्दों से खुद को जुड़ाव महसूस करता था। मानवीय करुणा और सहानुभूति। लेखिका लखमा के प्रति गहरी करुणा और सहानुभूति रखती है। यहाँ पर क्या दिखाया गया, जो लेखिका है वो लखमा के प्रति उसकी पूर्ण सहानुभूति भी है और आपके सामने करुणा भी रखती है। वो उसे केवल पात्र के रूप में नहीं मानते हैं, जो लखमा है वो उसको केवल एक पात्र के रूप में नहीं देखती है, बल्कि उसके दुख को अपना दुख मानती है। लेखिका क्या करती है भाई, उसका जो दुख है उसको अपना दुख मानती है। लखमा का जीवन त्रासदी, अभाव, शोषण और मानसिक पीड़ा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि जो लखमा है उसका जीवन पूर्ण रूप से त्रासदी से जुड़ा हुआ है, अभाव और शोषण से जुड़ा हुआ है। यही उसकी मानसिक पीड़ा और उसकी जो दिखाई देती है उसको लेखिका ने अपने कलम के माध्यम से जीवित करने का प्रयास किया है, जिससे पाठक के मन में उसके प्रति दया और संवेदनशीलता जागरूक होती है। जैसे हर व्यक्ति है वो उसके प्रति क्या होता है, संवेदनशील और जागरूक दिखाई देता है। हर जो आपके सामने पाठक है उसके प्रति उसके मन में दया व संवेदनशीलता, जागरूकता आती है। समझ में आ गया आपको विस्तार से। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक न्याय के प्रति उसका विरोध। महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता उन्हें सामाजिक अन्याय के प्रति मौन नहीं रहने देती है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें आपके सामने, जो महादेवी वर्मा है उसकी जो संवेदनशीलता वो उन्हें सामाजिक रूप से मौन रहने नहीं देती है। मतलब उनके द्वारा बताया गया है, महादेवी वर्मा के द्वारा, कि कोई भी व्यक्ति है उसकी जो संवेदनशीलता वो उसे मौन नहीं रहना है। समझ में आ गया। अगर आप कमजोर है तो आपको मौन नहीं रहना अपने अन्याय के खिलाफ, आपको सशक्त होना है, आवाज उठाना है। पाठकों से भी वो अनुरोध करती है कि अगर आपका जीवन अभावपूर्ण है तो आप तो भी आपको अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है।
लकमा के माध्यम से वे समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और जो लकमा है उसके माध्यम से वो समाज पर क्या करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं, जहां पर स्त्रियों की उपेक्षा की जाती है, जहां पर स्त्रियों का उतना ज्यादा महत्व नहीं है, उनका शोषण किया जाता है और उनको कोई भी सहारा नहीं मिल पाता है। मतलब जो पुरुष प्रधान समाज है, जहां पर महिलाओं का उतना जो महिलाओं को उतना ज्यादा नहीं महत्व दिया जाता है, उसके बारे में वो विस्तार से लोगों को बताते हैं। वे सामाजिक व्यवस्थाओं की विसंगतियां और मानवीय मूल्यों को पतन को उजागर करते हैं। वो इस माध्यम से क्या बताते हैं, समाज में जो अलग अलग प्रकार की विसंगतियां दिखाई देती हैं उसके बारे में, और जो मानवीय मूल्य है उसके पतन के बारे में लोगों को विस्तार से बताती हैं। अगले वाला पॉइंट है मानवीय मौलिक मानवीय गुणों की पहचान करना। तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद महादेवी वर्मा लकमा के भीतर मौजूद मानवीय गुण जैसे ममता, भोलापन और रिश्तों की चाह को पहचान को दिखाती हैं। तो आपके सामने जो मानवीय जो मौलिक गुण है, मतलब जो मानवीय गुण दिखाई देते हैं जहाँ पे लकमा है, वो इंसानों के अंदर जो अलग अलग प्रकार के गुण दिखाई देते हैं, जिसमें ममता, भोलापन और रिश्तों की जो चाह है उसके पहचान को दिखाने का प्रयास करते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे अभाव का जीवन है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उसके अंदर मानवीय गुण दिखाई देते हैं। लकमा है उसके अंदर अलग अलग प्रकार का शोषण, शोषित है वो, जनता उसको छल कपट कर लेती है, कमजोर है, गरीबी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मानवीयता बची हुई है। फिर भी वो बच्चों के साथ ममता करती हुई दिखाई देती है, मानवीयता को दिखाई देती है, लोगों पर अभी भी वो विश्वास करती हुई दिखाई देती है। और यही चीज क्या दिखाई देती है कि समाज में आपके सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी समाज के जो मानवीय रिश्ते हैं उस पर विश्वास रखते हैं, समाज को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं, समाज की सामाजिकता को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक अभिव्यक्ति की शक्ति। महादेवी वर्मा अपनी संवेदनशीलता को अत्यंत सशक्त और साहित्यिक शैली में व्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा की बात करें, उनके द्वारा जो जितना भी साहित्य रखा गया वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और अत्यंत सशक्त भी दिखाई देता है। उनकी भाषा चित्रात्मक है, भावपूर्ण और मर्म स्पर्शी है। मतलब उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया वो चित्रात्मक है, जहाँ पे चित्रों के माध्यम से, मतलब अगर आप पढ़ते हो ना तो शब्द आपके दिमाग में चित्र उत्पन्न होते हैं उनके, वो चित्र आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। कैसे एक लकमा गरीबी हो सकती है, आप अपने आसपास की कोई व्यक्ति, एक महिला को जानते हो जो इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रही है, तो आपको वो चित्र है वो याद आते हैं। समझ में आ गया। जो लकमा की पीड़ा को हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करती है, ये क्या दिखाती है, जो लकमा है उसकी पीड़ा है लोगों के हृदय तक पहुंच पाती है और तभी वो सफल हो पाती है। वे शब्दों के माध्यम से लकमा को एक ऐसे संसार का निर्माण करती है जहां लकमा का दुख सार्वभौमिक बन जाता है, जहां पर क्या दिखाएगा, शब्दों के माध्यम से उन्होंने ये बताया गया कि एक ऐसा संसार है जहां पर मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, जहां पर लोगों को उत्पीड़ित किया जाता है, और यही दुख क्या है, सार्वभौमिक बनाता है, उसका कोई भी अपना व सगा नहीं है। कुल मिलाकर लकमा है वो महादेवी वर्मा की कला का एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो महादेवी वर्मा की कलात्मक अगर अलग अलग प्रकार के जो जितना साहित्य रचना की, कितना विस्तृत साहित्य की रचना कर सकती है महादेवी वर्मा, वो आपके लकमा के पात्र से पता चलता है। जहां एक साधारण पात्र के माध्यम से गहन मानवीय संवेदनशीलताएं व सामाजिक विसंगतियों को लेखिका अपार व करुणा के संगम दिखाई देता है, जहाँ पे समाज में अलग अलग प्रकार की जो विसंगतियां हैं उसके माध्यम से लेखिका है उसको पता चलता है। तो ये आपके सामने जो आपका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था महादेवी वर्मा का लकमा रेखा चित्र के माध्यम से मैंने विस्तृत रूप से बता दिया है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई जरूर से डाउनलोड कर लेके पढ़ना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण का, सामान्य हिंदी से संबंधित जो आपके सामने पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे एक सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो सामान्य हिंदी संप्रेषण की जो यूनिट फर्स्ट है और जो यूनिट सेकंड है वो सारे एक सारी मैं करवा चुका हूँ। अब अपन पढ़ने वाले यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। यूनिट नंबर थर्ड का अपन करेंगे पूरा का पूरा रिवीजन। तो अगर अभी तक आपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जरूर से देख लेना। साथ के साथ जो ये पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना इस पीडीएफ को भी। और 90% आप बच्चे हो वो वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अपने को 16,000 सब्सक्राइबरों तक पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि 16,000 सब्सक्राइबरों तक अपन पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। तो जो यूनिट नंबर थर्ड आती है आपके सामने
उसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है आपके सामने निबंध और प्रारूप लेखन। तो निबंध तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं कराऊं क्योंकि एक ही निबंध लिख दिया गया है, इसमें मैं आपके सामने निबंध नहीं करवाने वाला हूं। निबंध आपके लिए एक अलग से वीडियो आएगा निबंध का, निबंध आप वैसे भी लिख दोगे, निबंध का एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट निबंध जो निबंध है वो देखने को मिलेंगे आपके सामने। समझ में आ गया? और अगर आपके सामने मैं करवाऊं तो करवा भी सकता हूं निबंध, चलो देखते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके सामने दो हैं, एक तो निविदा का प्रश्न देखने को मिलता है, टेंडर का प्रश्न देखने को मिलता है, एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है किसका, आपके सामने अधिसूचना का प्रश्न। तो इन तीन प्रश्न देखने को मिलते हैं, तीनों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है अच्छे से, तीनों की तीनों चीजें आपको अच्छे से कर लेंगे। तो चलो एक बार मैं आपको करवाई देता हूँ, निबंध भी साथ के साथ हो जाएगा आपका, बीच में नहीं रुकेंगे इस चीज को। पहला है जो निबंध है वो किसका, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता से संबंधित। भाई इन्वायरमेंट है, पर्यावरण संरक्षण की इस समय आपको पता है सब जरूरत है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपके सामने सारी चीजों को अपन समझने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण पर निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, तो निबंध लिखने का पूरा प्रारूप है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। पर्यावरण संरक्षण से सभी चीजों को पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण होता क्या है? पर्यावरण हमारी पृथ्वी के समस्त प्राकृतिक घटक। तो देखो आपको लिखने का ना, जो निबंध लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक सबसे जरूरी चीज है, निबंध तो आप कहीं से भी पढ़ के लिख भी दोगे वैसे, लेकिन निबंध को लिखो ना तब आपको क्या करना है, अलग अलग पॉइंटों में लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि भाई पर्यावरण क्या है, फ्रिक्शन संरक्षण कैसे करना चाहिए, अलग अलग बिंदुवार लिखना। जितना बिंदुवार लिखोगे, जितना पैसेज वाइज लिखोगे, आपके सामने उतना ज्यादा नंबर मिलेंगे। काफी बच्चे एक साथ सारी सारी राम कहानी लिख देते हैं, ना ना ऐसे नहीं करना आपको बिल्कुल भी। समझ में आ गया? और अंतिम में आपको निष्कर्ष लिखना होता है, बस इतना ध्यान रख लेना, सारा निबंध पैराग्राफ ही लिखना है और अंतिम में निष्कर्ष लिखना ना बोलना, बस नंबर मिल जाएंगे आपको अच्छे से। पर्यावरण जिसमें अंतर पृथ्वी और के समस्त घटक, वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु शामिल हैं, वही हमारे जीवन के तरह। देखो पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास जो चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें वायु हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गई, जीव जंतु हो गए, जो भी चीजें हमारे आसपास देखने को मिलती हैं वो सब किसके हिस्सा होती हैं, पर्यावरण का हिस्सा होती हैं वो सारी की सारी चीजें। और यही सब चीजें क्या है, हमारे जीवन का आधार भी बनती हैं। हम आपके सामने जो सांसें लेते हैं, सांसें लेने के लिए जो हमें स्वच्छ हवा चाहिए, पीने के लिए पानी, स्वच्छ जल चाहिए, और भोजन और उपजाऊ जमीन हमें रहने के लिए चाहिए, आवास के लिए चाहिए। आवास के लिए हमें एक उपजाऊ जमीन चाहिए होती है। हालांकि मानव अनियंत्रित गतिविधियों और उपभोक्तावादी जीवन शैली के कारण ये पर्यावरण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। हम क्या देखते हैं कि भाई बिना पर्यावरण के हमारा जीवन है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते जो इंसान पूरे जीवन जीता है उसमें सांसों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हवा में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है ना। जिस जमीन पे रहते हैं, भूमि पर सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि वो उपजाऊ होने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। खाद्य पदार्थ को खाकर इंसान जिंदा रहता है, वो भी आपके सामने पर्यावरण से रहती है। साथ के साथ आपके सामने जो शुद्ध है पानी चाहिए आपको पीने के लिए, भाई बिना पानी के भी जीवन संभव नहीं है, तो शुद्ध पानी है वो भी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपनी जो जीवन शैली है, हमारी जो जीवन शैली है, इसको हमने इतना खराब बना दिया है। इसके कारण क्या आपके सामने जो हमारी गतिविधियों ने क्या किया है, जो पूरा पर्यावरण है उसको नष्ट कर दिया है। आज जो हमारा पर्यावरण है ये अलग अलग प्रकार की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अभी अनेक प्रकार के इसके सामने गंभीर संकट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपके सामने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो पर्यावरण के सामने चुनौतियां देखने को मिलती है, इसके वजह से आज हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता केवल एक नैतिक दायित्व नहीं है। अगर हम पर विस्तार से पढ़े तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ पर्यावरण को बचाना सिर्फ हमारा दायित्व इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अपना जीवन जीना है, बल्कि हमें अपने लिए ही पर्यावरण को बचाना आवश्यक नहीं है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए पर्यावरण को बचाना जरूरी है। अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम पर्यावरण को बचा कर रखेंगे तो उनके लिए वो क्या होगा, वो भी अपना स्वच्छ और एक सही जीवन जिएंगे। जैसे कि अब दिल्ली है, दिल्ली जैसी जगह में आपके सामने हर वो संभव सुविधा मिलती है, लेकिन वहां पे स्वस्थ वायु नहीं, स्वस्थ वायु नहीं तो अलग प्रकार की जो वायु से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो क्या वो जीवन आपके सामने कोई सार्थक जीवन हुआ? कोई महत्व नहीं है उस जीवन का आपके सामने। क्यों? क्योंकि जीवन में सब कुछ है, लेकिन आपके सामने क्या नहीं है, स्वास्थ्य ही सही नहीं है। और स्वास्थ्य नहीं है तो कितनी भी सुविधा हो कोई महत्व नहीं है। तो स्वच्छ जीवन होने के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य का होना जरूरी है। और स्वास्थ्य सही कब होगा? जब आपका वातावरण है वो अच्छा होगा। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
अलग अलग प्रकार की जो पर्यावरण के सामने चुनौतियां हैं, जिसमें से आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी है? जलवायु में परिवर्तन। जो आपके सामने जो आप जलवायु है, जो हमारी वातावरण है, उसमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जिसमें से जीवाश्म ईंधनों की अत्यधिक उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। जहां पर क्या देखने को मिलता है आपके सामने? जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल है, जो आपका गाड़ी चलाते हो तो आपके सामने कोयला, जो पेट्रोलियम चाहिए, लाइट चलती है वो कोयले से बनती है, घर पे गैस चूल्हा चलाते हो वो प्राकृतिक गैस होती है। तो इसके वजह से जो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से ग्रीन हाउस गैस है, वो ग्रीन हाउस गैस क्या कौन सी होती है? CO2, NO2, SO2, ये सब ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इनका उत्सर्जन बढ़ा है, जिससे पृथ्वी का तापमान भी क्या है? बढ़ गया है। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ा है तो इससे क्या होता है आपके सामने? बिना जो असमय के ग्लेशियर पिघल जाते हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। पर क्या देखने को मिलता है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। अब आप कहोगे कि समुद्र के जलस्तर बढ़ने से हमें क्या नुकसान है? तो आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप राजस्थान, हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान के लोग लगभग आपके सामने समुद्र से बहुत अधिक दूरी पे है। लेकिन सोचे उन लोगों के जो द्वीपों में रहते हैं और जिनके आसपास पानी है। समझ में आ गया? बहुत से ऐसे द्वीप है जो आने इस समय डूब चुके हैं, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और आने वाले समय में और भी ज्यादा आपके सामने जो द्वीप है वो डूब जाएंगे। साथ के साथ अनेक चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग प्रकार की जो मौसम से संबंधित जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें बाढ़, सूखा, तूफान जैसी अत्यधिक तीव्र घटनाएं बार बार हो रही हैं। जहां पर क्या देखने को मिलता है? अलग अलग प्रकार की जो चरम मौसमी घटनाएं होती हैं, वो जैसे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, सूखा हो गया, इन जैसी जो चरम की घटनाएं हैं वो बार बार देखने को मिल रही हैं। ये जो परिवर्तन जो हमारे वातावरण में देखने को मिल रहे हैं, इनका सीधा का सीधा असर कृषि पर पड़ता है, जल संसाधन व मानव बस्तियों पर पड़ता है। क्या देखने को मिलता है? जो कृषि होती है, जो जमीन पे कृषि है, उस पे इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। जल संसाधन व मानव बस्तियों पर सीधा का सीधा प्रभाव है वो आपके सामने देखने को पड़ता है। क्या होता है भाई? बेसमय की बारिश हो रही है तो फसल, अगर आप फसल उगाई थी वो उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। जल संसाधन आपके सामने वो नहीं, और मानव बस्तियों को भी विस्थापित होना पड़ता है। तो इन सब चीजों पर अगर आप अपने नियंत्रण नहीं कर पाए तो आपको सभी चीजें क्या, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है पूरा का पूरा। और अंत में मैं आपको निष्कर्ष और बता देता हूँ, वरना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। एक आपके सामने अलग से वीडियो देखने को भी मिलेगा ही। निष्कर्ष की बात करें, पर्यावरण संरक्षण आज सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम बात करें पर्यावरण के संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय हमारे सामने अनेक चुनौतियां, उसमें से सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। क्योंकि सीधे तौर पर मानव जाति के भविष्य का सवाल हो रही है। किस चीज से जुड़ी हुई है आपके सामने? मानव जाति है, उसके जो भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर हमने क्या नहीं किया, अगर हमने अपने वातावरण को नहीं बचाया, अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को नहीं बचाया, तो आज नहीं तो कल हम अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जो पृथ्वी है, इसको हम नष्ट कर देंगे। अगर हम जागरूक नहीं हुए, हमने अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव नहीं लेकर, अगर हमने बदलाव नहीं किया सकारात्मक रूप से, तो इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। हमें समझना होगा कि पृथ्वी हमारी धरोहर है, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए अमानत भी है। वे पीढ़ी सिर्फ हमारे लिए, ये जो पृथ्वी है, ये सिर्फ हम ही इस पे नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी। तो उनके लिए भी हमें इस पृथ्वी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम सुरक्षित व स्वस्थ रहें, और जो अपना जीवन है इसको हम सुरक्षित और स्वस्थ बनाए। इस तरीके से इस जीवन को जिए। प्रकृति का सम्मान करना, प्रकृति का रक्षा करना, यही हमारा मूल मंत्र है। समझ में आ गया? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, जब भी आप कोई भी निबंध को शुरू करो, तो बस 1 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा। तो निबंध में आपको सबसे पहले जिस टॉपिक पे है, टीवी पे है तो टीवी के बारे में लिखना है, फिर उसके फायदे व नुकसान लिखने होते हैं, और अंत में निष्कर्ष देना होता है, जहां पर फायदे व नुकसान को एक जगह कर देना होता है। उसी तरीके से अगर आप कोई भी निबंध लिखो, उसमें शुरुआती रूप से उसकी परिभाषा बताओ जिस टॉपिक पे है, फिर उसके फायदे नुकसान है उसके ऊपर और डिटेल से करते हुए निष्कर्ष की तरफ आपको बढ़ना होता है। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अपन बढ़ेंगे जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने, कि कौन सा? निविदा का या टेंडर का, जिसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि निविदा व टेंडर को किस तरीके से लिखा जाता है, आपको किस तरीके से करके आना है। आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निविदा व टेंडर का प्रश्न देखने को जरूर से मिलने वाला है आपको। समझ में आ गया आपको? तो आपको किस चीज पे लिखना है टेंडर वाला प्रश्न आपके सामने? कॉलेज पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर करने के लिए निविदा आमंत्रण, निविदा लिखनी आपको। निविदा होती है कि आपके सामने, जैसे आपको कॉलेज है,
आपको कॉलेज में क्या करना है, कंप्यूटर की खरीदारी करनी है। समझ में आ गया आपके सामने। अब कंप्यूटर की खरीदारी करनी है। अब प्राइवेट संस्था में तो क्या होता है, आप सीधे जाते हो और वहां से चीजों को खरीद के लेके आते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होती है। सरकारी चीजों में क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर की खरीदारी करनी है तो आप क्या करोगे, इसका जो प्रारूप है, भाई इतने कंप्यूटर हमें चाहिए, ये आपके सामने क्या करते हो, कोई भी उसमें डालते हो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हो। देखा होगा ना आपने, निविदा के नाम से अलग से चीजें आती हैं, वहां पर आप देते हो कि भाई हमें 500 कंप्यूटर चाहिए, कौन सी कंपनियां इच्छुक हैं, तो उस कंपनी के जितने भी अधिकारी होते हैं वो उस निविदा के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, और फिर है जो सबसे सस्ती कंपनी की बिड लगती है, सबसे सस्ती जो आपके सामने कंप्यूटर दे सकती है, उसका कंप्यूटर खरीदारी की जाती है। ये तरीका होता है, इसी को क्या बोला जाता है, निविदा के नाम से जाना जाता है। पूरा प्रारूप है वो अच्छे से समझेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अब निविदा आपके सामने किससे संबंधित है, कॉलेज से संबंधित है, तो कॉलेज के बारे में लिखेंगे। अगर और कोई संस्था से संबंधित हो तो संस्था का नाम लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, संस्था के बारे में लिखना होता है जो निविदा देगी आपको। कोई भी संस्था है, जो भी सुविधा, जो भी संस्था आपकी वो जो निविदा देती है, जो निविदा का प्रारूप लिखती है, उसके बारे में आपको लिखना है। कॉलेज है तो कॉलेज है, विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय हो गया, कोई आपके सामने कोई स्वास्थ्य केंद्र है उसका होगा तो उस स्वास्थ्य विभाग होगा तो उससे संबंधित कोई भी विभाग हो, कोई भी कार्यालय हो, जो आपके सामने निविदा के बारे में बताएगी, उसी के बारे में लिखा जाता है। तो कॉलेज का नाम लिख दिया आपने, फिर आपके कॉलेज का पता, जिस भी संस्था, जो भी संस्था निविदा को जारी कर रही है, उसका पूरा पता लिखा जाता है। और फिर से वही बता रहा हूँ, लाइन में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना होता है आपको इन सभी चीजों को। सबसे पहले कॉलेज का नाम, फिर कॉलेज का पूरा पता। पूरा पता में आप शहर का नाम लिखोगे, पिन व कोड नंबर आपको लिखना होता है। समझ में आ गया, कॉलेज का नाम, कॉलेज का पूरा पता, और जिसमें शहर, पिन या कोड, सारी सारी चीजें लिखनी है। लास्ट में आपको कि भाई अगर किसी को फोन करके पूछना हो और जानकारी प्राप्त करनी हो तो फोन नंबर, और अगर कोई को ईमेल आईडी पर अगर मैसेज छोड़ना हो, ईमेल आईडी पर अगर ईमेल छोड़नी हो तो वो ईमेल भी छोड़ सके इसके लिए। तो ये सबसे ऊपरी प्रारूप है। समझ में आ गया आपके सामने। निविदा क्या, कॉलेज का नाम लिखोगे, कॉलेज का पूरा पता लिखोगे, शहर व पिन कोड लिखोगे, फोन नंबर व ईमेल आईडी है उसको लिखा जाता है। यह निविदा का प्रमुख प्रारूप होता है। जो सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से बता दी है, जहां पर निविदा में आपके सामने सारी चीजें देखने को मिलेंगी। निविदा में आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, संदर्भ संख्या। फिर आप लिखते हो संदर्भ संख्या। संदर्भ संख्या में क्या आएगी, कॉलेज का नाम देना आपको, निविदा व कंप्यूटर, भाई क्या निविदा किससे संबंधित जारी कर रहे हो, कंप्यूटर से संबंधित 2024, और संख्या दे देनी। मैं सीधा बताऊं आपको, कुछ मत करना, ये नंबर लिख देना, एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर मैं आपके सामने, 10-15-24.ab, ये नंबर लिख देना अपनी निविदा के, बस समझा। 10-15-24/ab करके लिख देना, और साइड में इसके नीचे जब आप ये संदर्भ संख्या जरूर लिखना आपको शब्द, और फिर जो आपने नंबर दिया वो लिख देना, और नीचे आपके सामने दिनांक डाल के आपका जब पेपर है उस जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन की दिनांक आपको डाल देनी। समझ में आ गया आपके सामने। सबसे पहले आपको पता संस्थान का, उसका एड्रेस, फिर उसके जो पूरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उसके नीचे संदर्भ संख्या। भाई इस संदर्भ संख्या, इससे पहले भी और निविदाएं हो चुकी हैं, सरकारी टेंडर छूट चुके हैं, तो ये वाला कितने नंबर का है, तो आप अपने रूप से कोई नंबर दे सकते हो, या मैंने जो नंबर बताया वो लिख देना, और नीचे उसके दिनांक लिख देना। समझ में आ गया आपको अच्छे से। फिर आपके सामने अगर अपन बात करते हैं, आपके सामने निविदा का जो आमंत्रण, जो सूचना है उससे संबंधित आप लिखते हो, सीधा का सीधा क्या लिखोगे, कॉलेज पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित उपकरणों के क्रय हेतु हमने निविदा का आमंत्रण पत्र किया है। तो ये जो भाई आपको विषय लिखते हैं ना पत्र में, उसी तरीके से आपको जो लिखना होता है, किस चीज के लिए आप निविदा छोड़ना चाहते हो, उसी चीज से संबंधित। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कॉलेज के पुस्तकालय तो आपको कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित उपकरण खरीदने हैं, क्रय करना है, उससे संबंधित आपको निविदा का आमंत्रण करना है। समझ में आ गया आपके सामने। तो जो कंप्यूटर है, पुस्तकालय से संबंधित आपको जो कंप्यूटर को खरीदना था वो आपको लिखना था, उससे संबंधित आपके सामने निविदा लिखनी है। अगर और कोई चीज से संबंधित हो, आपके पेपर में देके रखेंगे विषय, बाकायदा आप वहां से लिख देना कॉपी करके। समझ में आ गया। फिर आपको फिर से अपने कॉलेज का नाम देना है, और क्या लिखना आपके सामने, फिर डिटेल में लिखना आपको सभी चीजों को, जहां पर आपको लिखना है कि अपने पुस्तकालय के आधुनिकीकरण एवं छात्रों विषय के सुविधा हेतु, भाई अपन कंप्यूटर मंगवा रहे हैं तो यही चीजें लिखेंगे कि भाई हमारा जो पुस्तकालय उसमें आधुनिक उपकरण लगाना चाहते हैं, जहां पर छात्रों शिक्षकों की सुविधा के लिए हमें बढ़िया क्वालिटी के क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, अच्छी क्वालिटी के हमें कंप्यूटर चाहिए, ताकि हम संबंधित जो उपकरण है उसकी खरीद फरोख्त कर सकें, और प्रतिष्ठित अनुभवी व
अधिकृत आपूर्तिकर्ता जो कंपनियां उसकी मोहर बंद आमंत्रित किया जाता है। तो आपको ये जो सारी चीज भाई कंप्यूटर से संबंधित अगर आप निविदा जारी कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी देनी है। ये जो जो पॉइंट आपके सामने ये वाला ऐसा का ऐसा कॉपी करके लिख देना भैया। कंप्यूटर मत लिखना, ये यहां से लेकर यहां तक की चीजें आपको अपने हिसाब से लिखनी है। वहां पे हो सकता है आपको कोई पेपर में स्पोर्ट्स की प्रणाली से संबंधित चीजें आ जाए और कोई चीज से संबंधित, तो ये तो उसी चीज से संबंधित लिखोगे जो पेपर में दे रखा होगा, विषय को कॉपी करके लिख देना। समझ में आ गया ना, वो लिख देना। और उसके बाद में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो रटने वाला पॉइंट है, यहां से यहां तक ऐसा कैसा पॉइंट करके लिख देना। रटना है इसको साफ साफ रट के लिख देना। और रटने के लिए पीडीएफ चाहिए कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई पढ़ लेना जाके। समझ में आ गया आपके सामने। अगला है निविदा के उद्देश्य। निविदा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? कॉलेज पुस्तकालय हेतु नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएससी और प्रिंटर की खरीदारी। फिर आपको क्या लिखना है? निविदा का उद्देश्य। निविदा का उद्देश्य क्या होता है भाई? क्या क्या चीजें, क्या क्या वस्तुएं आप खरीदना चाहते हो। तो क्या क्या खरीदना चाहते हो आप? कॉलेज की पुस्तकालय हेतु डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो भाई कंप्यूटर चाहिए होता है ना, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। फिर कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, मॉनिटर चाहिएगा, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू और प्रिंटर चाहिएगा। ये सारी की सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लिख दोगे। तो यही है जो जो आपके सामने निविदा के लिए जो जो चीजें जो उस विषय में दे के रखे हैं, उससे संबंधित आपको जो जो चीजें वो लिख देनी होती है। समझ में आ गया? अच्छे से बता रहा हूं आपको। पहले विषय लिखना है, काफी हार्ड टॉपिक होता है लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले विषय लिखना है, फिर आपको अपने कॉलेज का नाम निचली लाइन में और जो विषय होता है उसको कॉपी करके लिख देना सीधा सीधा। फिर आपको ये चीजें रट लेनी है, ऐसी कैसी कॉपी करके लिख देना। फिर क्या लिखना है कि भाई आपको जो जो चीज मंगानी है ना, जो जो चीजों की खरीदारी करना चाहते हो या बेचने से संबंधित है, तो जो जो चीज बेचना चाहते हो उसके बारे में लिख दो कि भाई ये चीज है ना, वो हम बेचना चाहते हैं या ये चीजें खरीदना चाहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? फिर आप कितनी खरीदना चाहते हो या कितनी चीजें बेचना चाहते हो उसके बारे में विस्तृत रूप से विवरण दोगे। तो क्या लिखोगे? आवश्यक विवरण लिखोगे और क्या क्या चीजें आपको चाहिए उसके बारे में लिखोगे। तो पहला पॉइंट आपको चाहिए भाई डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या चाहिए? डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए। और कितने चाहिए? 15 रकम, मतलब कुल 15 आपके सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर होने चाहिए और उच्च वेरिफिकेशन, हाई क्वालिटी के होने चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के एकदम। समझ में आ गया? तो 15 कंप्यूटर चाहिए। फिर आपके सामने एलसी डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात हुई है जिसमें एलसीडी मॉनिटर चाहिए, 21 इंची से ज्यादा के होने चाहिए और 15 कम से कम हमें चाहिए। अब कंप्यूटर माउस भी चाहिए भाई, वायरलेस होने चाहिए या फिर वायर्ड कंप्यूटर माउस होने चाहिए 15 सेट। 15 कंप्यूटर तो 15 ही सेट चाहिए। ज्यादा देना चाहो तो ज्यादा भी लिख सकते हो, एक आधा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। फिर आप क्या लिखोगे? सीपीयू। भाई कंप्यूटर के साथ सीपीयू भी चाहिए, तो सीपीयू है वो आपके सामने 600 जो किलोवाट तक आपके सामने, 1 किलोवाट से लेकर 600 वाट तक देखने को मिल सकता है और ये भी 15 चाहिए हमें। फिर प्रिंटर। अब सभी को प्रिंटर भाई उसमें चलाओगे आप लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में सभी कंप्यूटर पे प्रिंटर की जरूरत नहीं है भाई, ऑफिस में एक आध प्रिंटर चाहिए तो कुल 2 प्रिंटर आपको चाहिए होंगे। और अन्य जो उसमें जो जो कंप्यूटर चाहिए उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान है तो आपको पता है भाई एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडो वगैरह उसके अंदर डली हुई होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये थी आपके सामने जो निविदा से संबंधित चीजें, भाई आपको क्या क्या चीजें मंगवानी है ना, ये चीजें मंगानी है, कितनी मंगवानी है उसके बारे में बता दिया। अब बात करेंगे निविदा भाई कहां पर शुरू होगी। समझ में आगे वाले को ये भी तो बताना है कि भाई कौन सी जॉब कैब कितने बजे शुरू होगी। तो पहले बात करेंगे, ये भी एक प्रकार के सरकारी फॉर्म जैसी होती है, सरकारी नौकरी फॉर्म चलता है ना, तो उसकी डेट होती है उसी तरीके से होती है। तो निविदा प्रपत्र फॉर्म प्राप्त करने की तिथि, मतलब वो अंतिम दिनांक जब तक आप क्या कर सकते हो, जो निविदा है उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 5 अप्रैल 2024 के शाम 5 बजे तक कर सकते हो। समझ में आ गया? शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो? निविदा का फॉर्म भर सकते हो 5 अप्रैल 2024 तक। समझ में आ गया? निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि कब तक, मतलब फॉर्म लेना है। अब आप क्या करोगे? कॉलेज पर जाओगे और जो कंपनी लेना चाहती हो वहां से फॉर्म कलेक्ट करेगी। समझ में आ गया? 5 अप्रैल तक आपके सामने फॉर्म बांटे जाएंगे। फिर क्या है? फॉर्म जमा भाई भरकर वापस भी जमा करना होता है। समझ में आ गया? तो कब तक? 15 अप्रैल 2024 की 3 बजे तक दोपहर के आप फॉर्म जमा कर सकते हो। वहां पर काउंटर लगा होगा, वहां पर जाकर जमा कर सकते हो। समझ में आ गया? फिर क्या दे रखा आपके सामने? फिर ये एक एक पॉइंट रट लेना है इनको, ये सेम टू सेम लिखने होते हैं आपको सारे सारे। ये रट लेना, ये सेम टू सेम लिख देना से, चाहे किसी का है ये सेम टू सेम लिखना आपको। तकनीक निविदा क्या होती है? टेक्निकल निविदा
जिसमें आपको 15 अप्रैल से लेकर 4 बजे तक, मतलब कितने बजे वो सारे के सारे पत्रों को खोला जाएगा, जांच की जाएगी, कितने बजे, 15 अप्रैल 2024 को 4 बजे तक उन सबको खोल दिया जाएगा। जब जमा करोगे जब भी देख लेंगे कि सही है गलत है, फिर उनको सबके सामने बिडिंग कैप जैसे शुरू होगी, टेक्निकल बिड है, जो भाई ऐसे बोल देते भाई 5,000 रुपये मैं दूंगा, 6,000 रुपये मैं दूंगा, ऐसा देखा होगा ना आपने। वो बिड कितने बजे लगेगी, 4 बजे लगेगी उसी दिन। स्थान कहां पर आपके सामने, कौन से स्थान से आपको प्रपत्र को जमा करवाना है, प्रधानाचार्य के पास, कॉलेज का जो कार्यालय है वहां पे प्रधानाचार्य के पास आपके सामने क्या करना है, प्रपत्र को जमा करवाना है। अब प्रपत्र का शुल्क कितना लगेगा आपके सामने लेने का, फॉर्म लोगे ना तब कुछ पैसा लगता है, 1,000 रुपये आपको फॉर्म लेने के लेंगे, प्रतिदेय कॉलेज के नाम के पक्ष में आपको बैंक ड्राफ्ट में जमा करने हैं। और कहां पे करने हैं आपको, आपको 1,000 रुपये लगेंगे और आपको कॉलेज का जो बैंक डिटेल उसमें आपको जमा करनी है। समझ में आ गया। अगले वाला क्या, धरोहर राशि, 50,000 रुपये मात्र के पक्ष में आपको ड्राफ्ट व चेक है उसके माध्यम से आपको दिया जाएगा। आपको मतलब 50,000 रुपये वो रखते हैं आपके सामने धरोहर राशि के रूप में। धरोहर राशि क्या होती है, समझ में आ गया आपको। क्या होता है, कोई भी बिड में हिस्सा लेते हो ना तो वो कुछ पैसे ना आपको उस फॉर्म भरने के साथ जमा कराए जाते हैं। अगर आप जीत जाते हो तो वो रख लिया जाता है, अगर आप हार जाते हो तो वो क्या कर लिया जाता है, वो आपके सामने आपको वापस लौटा दिया जाता है। उसको क्या नाम से बोलते हैं, उस बिडिंग के राशि को धरोहर राशि के नाम से बोला जाता है। इस बिड में, इस जो आपके सामने कितना पैसा लग रहा है निविदा में, 50,000 रुपये आपको रखने हैं। अब निविदा जमा करने की क्या क्या प्रक्रिया, भाई किस तरीके से आपको निविदा जमा करनी है, सभी चीजें आपको ऐसी कैसी लिखनी है, रट लेना है सारी सारी चीजें, ये सेम टू सेम लिखनी है। बस आपको विषय से संबंधित एक दो चीजें बदलती हैं, बाकी निविदा में हर चीज रट के एक दो सेम टू सेम लिखनी होती है। इसमें फर्म की साख, भाई आप जो फर्म है, आप एचपी का दोगे, डेल का दोगे, आप लेनोवा का दोगे, कोई भी कंपनी का दोगे उसके बारे में बताना है। पंजीकरण प्रमाण, कितना आपका पंजीकरण नंबर है कंपनी का उसके बारे में बताना आपको। जीएसटी का विवरण देना आपको, जीएसटी के बारे में बताना है कि भाई आपका जीएसटी का नंबर कितना है। पैन कार्ड आपको बताना है, पिछले 3 साल में आपने कितना टर्नओवर किया, कितना पैसा कमाया है, कितने आपने डीलरशिप दी है। प्रमाण पत्र, तकनीक जो आपके सामने, तकनीक से संबंधित आपके सामने कितनी कितनी चीजें हैं, अनुपालन है, निविदा शुल्क व धरोहर राशि के साथ आपको विवरण शामिल है। मतलब हर चीज आपको लिख के देनी है, ये सब चीजें आपको लिखी होंगी तभी आपका प्रपत्र है उसको सही से स्वीकार किया जाएगा। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट क्या लिखना है, इसमें आपके सामने लिफाफा, 2 लिफाफे तैयार करने, एक में तकनीक से संबंधित चीजें, दूसरे में वित्तीय मतलब पैसों से संबंधित चीजें। इसमें प्रत्येक मत की दरें, जीएसटी सहित आपको चीजों का उल्लेख करना है कि भाई आप कंप्यूटर दोगे 10,000 रुपए का, माउस दोगे आप माउस और कीबोर्ड की 100-150 रुपए का, आपके सामने जो सीपीयू है वो 8,000 रुपए का दोगे, प्रिंटर वो आप 25,000 रुपए का दोगे। तो ये जीएसटी सहित आपको पैसों के बारे में उल्लेख करना है। पहले में आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है पहले लिफाफे में, दूसरे लिफाफे में आपको बताना है कि कितने पैसे के आप सारी चीजें देने वाले हो। दोनों लिफाफों को एक बड़े बंद लिफाफे में बंद करना है, मतलब दोनों लिफाफों को एक जगह करना, अलग अलग रखना है और फिर एक पूरे लिफाफों में बंद करके रख देना है। और इसको कॉलेज पुस्तकालय हेतु, जो आपके सामने क्या लिखना है उस पर, कॉलेज पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर क्रय के लिए निविदा लिखकर प्रधानाचार्य के जो कर्मचारी कार्यालय उसमें जमा कर देना आपको। समझ में आ गया आपको क्या करना है। पहले लिफाफा आपको पहला तकनीकी जिसमें अपनी कंपनी के बारे में बताना है, दूसरे में आपको क्या करना है, कितना पैसे लोगे उपकरणों का उसके बारे में बताना है, और फिर दोनों को एक लिफाफे में बंद करना है जिसपे लिखना है कार्यालय पुस्तकालय तो कंप्यूटर की निविदा, और उसको तो प्रधानाचार्य के कार्यालय में जमा करवा देना है। समझ में आ गया आपके सामने। इस तरीके से आपको सभी चीजें करनी होती है। लास्ट में अगर आप निविदा करवा रहे हो तो निविदा से संबंधित भैया नियम और शर्त भी लागू होती है। समझ में आ गया क्या क्या नियम और शर्त लागू होती है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। प्रदाता को कॉलेज के उपकरणों की सफल स्थापना और 3 साल तक की ऑन साइट वारंटी प्रदान करनी होगी। मतलब आप ऐसे नहीं कि खरीद कर ही दोगे, बल्कि उनको सही से लगाकर भी जाओगे उस लाइब्रेरी में, और लगाने से लेकर जिस दिन चालू करेंगे उससे 3 साल तक की आपको वारंटी भी देनी होगी। खराब होंगे तो आपको उनको सही भी आप ही करके जाओगे। समझ में आ गया। कॉलेज बिना कोई कारण बताए आपकी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, उसके पास अधिकार है। कॉलेज के मन में आई तो वो चीज जो आपका जो प्रपत्र उसको स्वीकार करेगा, अगर उसको मन में आई तो अस्वीकार भी कर सकता है, ये उसका व्यक्तिगत स्वायत्त फैसला होगा। वो आपको नहीं बताएंगे कि उन्होंने आपको क्यों आपको प्रपत्र को अस्वीकार किया है। समझ में आ गया। सामान की आपूर्ति एवं
स्थापना का कार्य आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। मतलब सामून जो आप टेंडर आप जीत गए तो 30 दिन के अंदर आपको वो क्या मतलब फिर आपको आदेश दे दिया जाएगा कि भाई आप टेंडर जीत चुके हो, तो जिस दिन वो आदेश जारी होगा उसके 30 दिन के भीतर आपको सारा सामान भी देना है और उसको लगा कर भी जाना है। ये सारे पॉइंट ऐसे कैसे लिखने होते हैं, आपको सेम टू सेम कॉपी कर लेना चाहिए। भुगतान नियमानुसार सफल स्थापना व परीक्षण के उपरांत किया जाएगा। पैसे कब दिए जाएंगे आपको, जब आपके सामने जो भुगतान आपको तब किया जाएगा जब आप उसको सही से लगा दोगे और फिर उसका टेस्टिंग हो जाएगी सही से, तब आपको पैसा वो दे दिया जाएगा। बाकी की जानकारी आपको वेबसाइट के लिंक पे डाउनलोड करके देख सकते हो। ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। नीचे आपको क्या लिखना होता है, आपके सामने भवदीय लिखकर हस्ताक्षर नाम और जो आपके सामने जो प्रधानाचार्य अगर इसको जारी कर रहे हैं, जो भी संस्था इसको जारी कर रहा है उस पद के अधिकारी का नीचे साइन है उस कॉलेज का नाम। समझ में आ गया, इतनी बड़ी होती है निविदा, इतनी बड़ी चीजें होती है। एक बार फिर से आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले आप क्या दोगे भाई, जो कॉलेज है जो निविदा को जारी करती है उससे संबंधित आपके सामने जानकारी, उसके नाम, उसका जो वो उसका क्या नाम है, उसका पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देते हो। फिर कितने नंबर की निविदा संख्या दी जाती है और उसके नीचे दिनांक को लिखा जाता है। उससे नीचे लिखते हो आप विषय, भाई कौन से किस चीज की निविदा जारी करते हो वो आपके सामने पेपर में देकर रखेंगे, उस पेपर से कॉपी करके सेम टू सेम लिख देना। फिर आपको क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा बताना है कि भाई कौन क्या क्या चीजें हमें चाहिए, और फिर आपको ये वाले कॉपी करके ऐसी कैसी चीजें लिखनी है। फिर आपको 5, 3, 6, 4 पॉइंटों को ऐसा ऐसा कॉपी करना होता है, जिसमें पहला पॉइंट है निविदा के उद्देश्य। भाई जो विषय है आपका उससे संबंधित आप क्या क्या चीजों की खरीद करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, वो ऐसा का ऐसा कॉपी करके लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है कि कितनी मात्रा में वो चीजें चाहिए आपको, कितनी मात्रा में आप बेचोगे तो बेचने के लिए, कितनी मात्रा में खरीदना चाहते हो तो कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कंप्यूटर से संबंधित जितने उपकरण है उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बता देना है। फिर आपको निविदा से संबंधित पॉइंट, भाई आप कहाँ से आप फॉर्म लोगे, कहाँ पे आप जमा करोगे, कौन से स्थान पे करना है, कितने पैसे आपको उस फॉर्म लेने के लगेंगे, कितने रुपए की धरोहर राशि होगी, सारे पॉइंटों को कॉपी कर लेना, रट लेना, एज टू एज कॉपी करके लिख लेना। फिर आपको वो फॉर्म जमा करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उसमें मैंने बताया कि 2 लिफाफे तैयार करने हैं। एक लिफाफे में आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है, दूसरे लिफाफे में आपको पैसे के बारे में बताना है, दोनों को एक जगह इकट्ठा करके जमा कर देना है। समझ में आ गया। फिर आपको क्या बताना है, नियम व शर्तें बतानी है, और ये भी कॉपी करके ऐसी कैसी लिख देना, ये भी आपके सामने समान होती है। समझ में आ गया। और लास्ट में बहुदिय लिख के आप सारी चीजों को ऐसा का ऐसा लिख सकते हो। ये है आपके सामने टेंडर करने की पूरी प्रक्रिया, निविदा जारी करने की पूरी प्रक्रिया। विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है कि निविदा वो कैसे जारी होती है। अगले वाला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन सा आपके सामने अगला प्रश्न है, वो है हिंदी विभाग के द्वारा, मतलब आपको क्या करना है, एक नोटिफिकेशन अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। अधिसूचना के प्रारूप से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा कि अधिसूचना कैसे जारी की जाती है, अधिसूचना के प्रारूप से संबंधित चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि आपके सामने विश्व हिंदी दिवस को मनाने से संबंधित जो सूचना है वो आपको नोटिफिकेशन उसका जारी करना है। अधिसूचना से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्या होता है अधिसूचना में, आपके सामने सबसे पहले कौन सा विभाग है वो आपके सामने अधिसूचना जारी कर रहा है, तो उसका नाम लिखो। कौन से मंत्रालय संगठन जो आपके सामने अधिसूचना जारी कर रहा है उसके बारे में लिखो। विभाग का पूरा पता और पिन एड्रेस लिखो। तो ये चाहे पत्र लिखो, चाहे निविदा लिखो, और चाहे लिखो आप अधिसूचना, तीनों में ये सारी चीजें सेम ही है। विभाग का नाम, मंत्रालय का नाम, कहां पर उसका पूरा पता है, सारी की सारी चीजें समान है, रट लेनी है, ऐसी कैसी लिखनी होती है। फिर आपके बारे में फोन नंबर बताना है और ईमेल एड्रेस आपको ऐसी कैसी लिखनी होती है। ये आपके सामने सारी चीजें ऐसी कैसी लिखनी होती है, जिसमें आप बताते हो फोन नंबर, पिन कोड है, वो फोन नंबर के बारे में आप हर चीज बताते हो। फिर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, संदर्भ संख्या। संदर्भ संख्या क्या होती है, जिसमें विभाग का नाम का बारे में बताया जाता है कि भाई ये विभाग है, उसका ना ये नाम है, इसका विभाग का नाम और संख्या। सीधी सीधी जो मैंने संख्या रटाई थी ना, 10, 15, 24 एपी के नाम से लगाकर लिख देना। संदर्भ संख्या वही होती है जो मतलब इस संख्या का नोटिफिकेशन है, ये होता है आपके सामने। समझ में आ गया। और नीचे उसकी डेट लिख देनी है। तो निविदा में और जो अधिसूचना में ये चीजें तो एकदम समान आपके सामने। अब जो अधिसूचना हम कौन से विषय पर लिख रहे हैं, अपन
विश्व हिंदी दिवस पे लिखने हैं। कब? 10 जनवरी 2024 के आयोजन के संकल्प में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को मनाया जा रहा है, तो उसके संकल्प में अपन विश्व हिंदी दिवस पे एक अधिसूचना जारी कर रहे हैं। मैंने प्रारूप बता दिया। सबसे ऊपर के प्रारूप में आपका विभाग का नाम, विभाग का संगठन का नाम और उसके शहर का पता है, उसके बारे में फोन नंबर और उसके ईमेल एड्रेस आपको पूरा का पूरा बता दिया है। फिर आपको संदर्भ संख्या देनी है, फिर आपको उसका जो दिनांक है वो संख्या देनी है और अधिसूचना की संख्या देनी है। फिर आपको विषय देना है। विषय जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पेपर में दे के रखते हैं विषय, सेम टू सेम कॉपी करके विषय को आपको लिख देना होता है। समझ में आ गया आपको सारी की सारी चीजें कैसे करनी है? फिर आपको लिखना है, यह आपको सर्वप्रथम सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। तो ये तो आपको दे के रखेंगे, आप रैंडम डेट भी लिख सकते हो और कोई चीज से अधिसूचना आएगी, ये तो आएगी नहीं आपके सामने सेम टू सेम, लेकिन आपको इसी तरीके से लिखना है। आप बताओगे कि आप क्या विषय के बाद में आप लिखोगे कि जो हिंदी दिवस है वो किस प्रकार से मनाया जाता है, उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो 10 जनवरी 2024 को अपन विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और बड़े उत्साह व गौरव के साथ हम इस हिंदी दिवस को मनाएंगे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, भाई आप कोई भी त्योहार मनाते हो, कोई भी अगर जो दिवस मना रहे हो, तो उसको भाई क्यों मनाते हो उसके बारे में बताया जाता है। क्यों मनाते हैं? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका महत्व के बारे में बताने के लिए और पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पे इस चीज को बताने के लिए अपन क्या किया जाता है? विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। समझ में आ गया? उसके अलावा अब क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आपका, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, किस दिनांक को मना रहे हो? 10 जनवरी 2024 को आप अपना जो विश्व हिंदी दिवस मना रहे हो। समझ में आ गया? समय की बात करें, 10:30 बजे से, सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आप क्या करोगे? मनाओगे। स्थान की बात करें, विभाग, संगठन व संभाग है, मीटिंग हॉल का क्या नाम है उसके बारे में आपको बताना है। हर चीज के बारे में विस्तृत रूप से बताना आपको। दिनांक, भाई किस किस दिनांक को दे रहे हो, तो जिस दिनांक को आप हिंदी दिवस मना रहे हो या फिर और कोई चीज की अधिसूचना होगा उसकी दिनांक के बारे में बता देना। कितने बजे से कितने बजे तक मनाओगे वो बता देना, और कहाँ पर मनाने वाले हो, हॉल का नाम या जो भी जिस संगठन में मनाने वाले हो उसके बारे में विस्तार से बता देना। ये होता है अधिसूचना का प्रारूप। कार्यक्रम की बात करें, अब भाई कार्यक्रम होता है तो कोई कार्यक्रम में कोई ना कोई तो आता ही है, तो मुख्य अतिथि का नाम लिख देना आपको। समझ में आ गया? फिर क्या करेंगे अपन? हिंदी भाषा के विकास और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सब अपने अपने जितने भी अधिकारी हैं वो सब अपने अपने वहां पर भाषण देंगे, सभी अपने अपने बारे में बताएंगे। हिंदी भाषा के उत्कृष्ट करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के सम्मान, वहां पर क्या क्या चीजें की जाएंगी आपके सामने? सबसे पहले जो अतिथि है उसका आपके सामने भाषण होगा। फिर चर्चा करेंगे कि क्या विकास हो सकता है हिंदी भाषा का, कहां पर चुनौतियां हैं। फिर जो जो अधिकारी, जो जो कर्मचारी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से उनको सम्मान किया जाएगा भाई, ताकि आप भी प्रेरित हो अच्छे काम करने के लिए। फिर क्या है, एक छोटा सा हिंदी भाषा से हिंदी में कविता, पाठ, लघु नाटक प्रस्तुति या वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और क्या किया जाएगा आपके सामने? जो कविता है उसमें आप पाठ का आयोजन कराओगे, मतलब वहां पे कोई छोटा नाटक करवा देंगे। हिंदी वाद विवाद डिबेट का आयोजन करा दिया जाएगा ताकि सभी लोग हैं वो हिंदी से जुड़ाव महसूस कर सकें, सिर्फ एक हिंदी का एक कार्यक्रम ही नजर नहीं आए। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु भावी कार्य योजना पर विचार विमर्श करना और हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इसके लिए क्या किया जाएगा आपके सामने। आगे अपन क्या करेंगे? विचार विमर्श भी करेंगे कि भाई किस तरीके से हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना है, इसके लिए विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो आप कोई भी चीज की अधिसूचना जारी करो उसमें ये 4 पॉइंट जरूर देने आपको। समझ में? पहला, दिनांक के बारे में बताना, किस दिनांक को वो होगा, किस समय पे वो आपके सामने कार्यक्रम होगा, कौन से स्थान पे होगा और वहां पर क्या क्या चीजें कराई जाएंगी। जैसे हिंदी दिवस पे है तो वहां पे सबसे पहले अतिथि के जो भाषण होगा, फिर चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, विकास और चुनौतियों के बारे में, हिंदी के बारे में। फिर कौन कौन जो कर्मचारियों ने जिन्होंने अच्छा काम किया है उसका सम्मान किया जाएगा। फिर एक नाटक और आपके सामने वाद विवाद प्रतियोगिता जारी की जाएगी और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह तो था वहां के बारे में। अब आपको क्या करना होता है? अधिसूचना में अनुरोध करना होता है सभी लोगों से। क्या करना है? सभी अधिकारी गण, कर्मचारी गण व संबंधित हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करके विश्व हिंदी दिवस को सफल आयोजन करें। क्या बताया जा रहा है? कि सभी अधिकारी हैं, सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो ये जो कार्यक्रम है इसमें पहुंचे और जो विश्व हिंदी दिवस का जो सफल कार्यक्रम है इसको सफल बनाने का प्रयास करें। इस अवसर में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो इच्छुक कर्मचारी व अधिकारी हैं
उसका जो नाम देना है और आपको तिथि देनी है, वो पंजीकृत करा सकते हैं। भाई कौन कौन अधिकारी है वो आपके सामने इसमें भाग लेना चाहते हैं, सारे के सारे अधिकारी क्या करा सकते हैं भाई, अपना नाम है और आपके सामने जो अधिकारी इसमें इच्छुक हैं वो अपना अपना नाम है वो इसमें लिख सकते हैं। अधिसूचना के समक्ष अधिकारी का अनुमोदन की जा सकती है। किसको, कौन से अधिकारी को आप क्या कर सकते हो, यह अधिसूचना है जो भाई जैसे मैं आपके सामने विश्व हिंदी कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ, तो कौन किस अधिकारी को बताऊंगा भाई मैं कार्यक्रम में आने के लिए, ऐसे थोड़ी कि हजारों लोग आना चाहते हैं सबको थोड़ी बुलाएंगे, वो कौन से अधिकारी को बताना है, तो आपके सामने जिस हस्ताक्षर करने अधिकारी का नाम, पदनाम, जो जैसे सचिव है, राजभाषा अधिकारी है उसका नाम और विभाग का नाम, क्या क्या लिखना होता है उसमें, जितने भी संबंधित जो आपके सामने विभाग है अधिकारियों की सूचना के बारे में बताना है, क्या क्या सामान आपको आवश्यक कार्रवाई करनी है उसके बारे में बताना है, सूचना पट प्रदर्शित करने हेतु, वेबसाइट पे अपलोड करने हेतु और निजी माननीय मंत्री के बारे में बताना और कार्यालय भर्ती हेतु। ये था आपके सामने पूरी का पूरा निविदा से जो अधिसूचना से संबंधित जितना भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका प्रारूप था मैंने बता दिया। अधिसूचना का प्रश्न भी जोर से देखने को मिलेगा। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण का, जो जर्नल हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। सामान्य हिंदी का संप्रेषण का पेपर होता है। खास बात यही है कि ये जो पीडीएफ आपके सामने ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे बीए सेकंड सेमेस्टर जनरल हिंदी की पीडीएफ देखने को मिलेगी, वहां से जाकर पढ़ लेना। यूनिट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, उसकी जो लिंक है वो आपके सामने, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां पर मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर आप बाकी के जो अन्य वीडियो वो जरूर से देख लेना। आप में से 90% बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, कौन कौन से प्रश्न है जो यूनिट नंबर सेकंड में आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर सेकंड है, उसके अंदर आपके सामने भाषा ज्ञान एवं पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको हिंदी भाषा पर कितना ज्ञान है और पत्र लिखने से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला सब पूछा जाता है आपको अंग्रेजी जो परिभाषा से संबंधित प्रश्न, जहां पे आपके सामने जो सामान्यतः कार्यालय जो शब्दावली है उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने 10th या 12th क्लास में भी आपको प्रश्न आए थे, कुछ 2-3 प्रश्न है। इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा आपका, तो इसको तो आप एक बार शॉर्ट टाइप में करवा देता हूं मैं यूनिट नंबर सेकंड को, फिर अलग से भी इस टॉपिक का अलग से वीडियो लेकर आऊं। पहले वाला प्रश्न आपके सामने वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। प्रशासन मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी आप देखते हो, सरकारी विभाग के अंदर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको प्रशासनिक व्यक्ति के रूप में बोला जाता है। और जो आपके सामने प्रशासन जो सरकारी कार्यालय में करने वाला जो काम होता है उसको प्रशासन के नाम से जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। जरूरी नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका सरकारी कार्यालय का काम हो, वो आपके सामने प्राइवेट संस्था के अंदर, जैसे आप कॉलेज में जाते हो उस कॉलेज के अंदर टीचर हैं, पियोन है, सफाई करने वाले हैं, जो साफ सफाई का ध्यान रखने वाले हैं, एलडीसी है, बाबू हैं, उसके अलावा प्रिंसिपल सर है आपके सामने, और डिपार्टमेंट है। तो जितना डिपार्टमेंट है जो उस प्रक्रिया को, जो संस्था को चलाने का कार्य करता है, उसमें जितने कर्मचारी लगे हुए सभी के सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, और जो व्यवस्था से काम करते हैं उसको प्रशासन के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगले वाला आपके सामने प्रश्न है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। कौन से वाला प्रश्न आपके सामने? एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है आपके सामने संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? संविधान। तो भारत में जो संविधान लगा हुआ है, जो एक संविधान एक आपके सामने सबको पता है, एक किताब होती है, प्रारूप होती है, जिसमें सारे किसी देश के चलने के लिए जो नीति कानूनों का निर्माण किया जाता है उसको संविधान के नाम से जाना जाता है। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, आपके आसपास जिन जीव जंतु वस्तु व्यक्तियों को जो आप देखते हो, खास करके आपके सामने स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल से मिलकर किसका निर्माण होता है? पर्यावरण का निर्माण होता है, तो उसको पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपके सामने तीनों प्रश्न, इससे संबंधित एक अलग से वीडियो आएगा। अभी तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड थे, तीनों को मैंने पढ़ा दिया है। आपके सामने अगला यूनिट नंबर 2 में इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा शब्द युग्मों से संबंधित, जहां पे अर्थभेद स्पष्ट करना आपको अविनीत व अवनीत के बीच में। अविनीत क्या होता है? जो विनीत नहीं हो अर्थात विनम्र नहीं हो, उद्दंड दुष्ट व अशिष्ट आदमी। जो अविनीत लिखा जाता है उसका अर्थ क्या होता है? ऐसा आदमी जो थोड़ी बहुत बदमाशी करता है,
विनम्र नहीं है स्वभाव में, विनित स्वभाव नहीं है, विनम्र स्वभाव नहीं है, थोड़ा कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा इसका तो व्यवहार थोड़ा उद्दंड टाइप है, थोड़ा कुचमादी करता है, थोड़ा बदमाशी करता है, उस टाइप का बच्चा होता है, उसको क्या बोला जाता है? अविनीत बोला जाता है। उसका अविनीत व्यवहार सभी को अप्रिय लगा, मतलब उसका जो बदमाशी करने का, उसका जो जो सही से व्यवहार नहीं करता, वो सभी बच्चों को परेशान करता है। जो अगले वाला पॉइंट आपके सामने कौन सा है? वो है अवनित, अवनीत। इसको बोलने में लगभग समान होंगे आपके सामने, लेकिन अर्थ अलग होता है। जिसका पतन हो चुका हो, नीचे झुका हुआ, अवनित, मतलब कोई चीज टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है, उसको अवनीत के रूप में बोला जाता है। संघर्षों ने उसे अवनीत कर दिया और उससे हिम्मत नहीं आ रही, मतलब संघर्ष ने उसको तोड़ दिया है पूरी तरीके से, फिर भी वो अवनीत नहीं हुआ है, फिर भी वो क्या नहीं हुआ है? आपके सामने उसने हिम्मत नहीं आ रही है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला शब्द आपके सामने ग्रहण। ग्रहण का अर्थ है किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना, एक तो ग्रहण का अर्थ होता है। दूसरा जो आपके सामने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र पे आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाने को भी ग्रहण के नाम से जाना जाता है। समझ में? दो शब्द निकलते हैं, एक तो कोई चीज को आपने कहा कि मैंने भोजन को ग्रहण कर लिया, मतलब मैंने भोजन को स्वीकार कर लिया, खा लिया, उसको भी अपन ग्रहण बोलते हैं। एक बोलते हैं चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण रखा हुआ है, तो चांद व जो सूर्य चांद की आंशिक को पूर्ण रूप से ढका जाता है, उसको ग्रहण के नाम से जाना जाता है। जैसे आज चंद्र ग्रहण है और उसने अपनी बात को पूर्ण ग्रहण कर लिया, या उसने भोजनों को ग्रहण कर लिया आपके सामने। समझ में आ गया आपको? यहां पर आपके सामने एक ग्रहण नहीं आएगा, या इसको गहन के नाम से लिखा जाएगा, है ना। इसका अर्थ होता है आपके सामने कोई भी चीज को गहनता से, बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर सोच विचार करना, गहनता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो ये तो थे आपके सामने दो प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। एक तो आपको अंग्रेजी परिभाषा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, एक आपके सामने दूसरा प्रश्न देखने को किससे देखने को मिलेगा? अवनीत या अवनीत से संबंधित, जो आपके सामने शब्द युगों में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको दोनों प्रारूप का प्रश्न? इससे संबंधित एक अलग से भी चीजें मैं बना कर दूंगा आपको, एक अलग से वीडियो भी डाला जाएगा इसका। तो अब अपन देखेंगे आपके सामने कोई भी कार्यालय है, उससे संबंधित आपके सामने जो आवेदन पत्र है, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो कार्यालय आवेदन पत्र देखने को मिलते हैं, अपन देखेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु पत्र है, वो अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपको कोई भी आवेदन पत्र लिखना होता है, उसके प्रारूप में सबसे तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला भाग आता है ऊपरी भाग, जहां आप किसकी बात करते हो? सामने वाले का पता, आपका पता, पद से संबंधित चीजें, मतलब सामान्य व्यवहारिक चीजें अपन लिखते हैं। समझ में आ गया? ये कहां तक आता है? महोदय से महोदय तक, मतलब जहां से आप सेवा में से लेकर महोदय या महोदय तक आपका सामने ऊपरी प्रारूप होता है। समझ में आ गया? फिर आपका बीच का प्रारूप देखने को मिलता है, कोई भी पत्र होता है फिर उसमें बीच का प्रारूप होता है। अच्छा, इस प्रारूप में क्या चीजें लिखी जाती हैं? इसमें वो चीजें लिखी जाती हैं जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, जिसमें आप सबसे पहले बताओगे कि भाई मैं इस विद्यालय की, मतलब आप मेरा मेरा ये डिजिग्नेशन है। मैं कोई, अगर आप पत्र लिख रहे हो आवेदन पत्र किसके लिए? छात्रवृत्ति के लिए, तो छात्रवृत्ति से संबंधित चीजों को बताओगे, अपने बारे, खुद के बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है। फिर आपको अपनी समस्या के बारे में बताना होता है, फिर उसके समाधान के बारे में बताना होता है, और फिर अंत में आपको निवेदन करना होता है कि सर, जो जिस विभाग से करते हो कि साहब हमारी जो समस्या है इसका आप समाधान कर दीजिए। इस प्रकार से चीजें चलती है। फिर अंतिम चीजें आपको देखने को मिलती है। आपको अंत में आपके सामने जो जो अंतिम शब्द लिखने होते हैं, जिसमें आपके सामने आपका आज्ञाकारी, जो आपका नाम हो गया, आपका अनुक्रम क्रमांक, ईमेल आईडी, जो भी आप देना चाहते हो, वो सब चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। परीक्षा क्रमांकों में अगर अपन बात करें कितने नंबर, अगर 5 नंबर का अगर आपके सामने ये कुल जो पत्र आता है, उसमें से नंबर किस हिसाब से बांटे जाते हैं, तो नंबर बांटने का प्रारूप क्या होता है? ऊपरी भाग होता है, कोई भी पत्र का ऊपरी भाग होता है, उसमें आपके सामने कितने नंबर का होता है टोटल? ये टोटल आपके सामने देखने को मिलता है, ये समझ लीजिए 1.5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 1.5 नंबर का आपको देखने को मिलता है। बीच वाला प्रारूप है वो आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? और सबसे निचले वाला प्रारूप है वो कितने नंबर का देखने को मिलता है? आपके सामने आधे नंबर का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कुल 5 अंक वो बांटे जाते हैं कोई भी जब पत्र को लिखा जाता है। तो सबसे जरूरी चीज यही है, आपको ये पता होना चाहिए कोई पत्र लिखा जाता है तो उसमें किस प्रकार से चीजों को, अंकों का विभाजन किया जाता है। समझ में आ गया आपको? अंकों को विभाजन किस तरीके से होता है। अब अपन समझेंगे अंकों का विभाजन, तो आपने समझ लिया। अब अपन समझेंगे कि कोई भी पत्र जब लिखा जाता है तो उसके लिखने का सही तरीका कौन सा होता है, वो पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पत्र को लिखने का सबसे
कोई भी पत्र को आप शुरुआत करो, सबसे पहले आप लिखते हो सेवा में। क्या लिखते हो हिंदी में? सबसे पहले शब्द क्या लिखे जाते हैं? सेवा में लिखा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने कि भाई सामने वाले व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो, आप वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप वो आपके सामने उससे निवेदन कर रहे हो तो उसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखा जाता है, सेवा में लिखा जाता है। फिर आप लिखोगे जिस पद के अधिकारी को आप जो पत्र लिख रहे हो, क्योंकि ये आपके सामने औपचारिक पत्र है, तो जिस पद के अधिकारी को लिख रहे हो, जैसे प्रधानाचार्य को मोस्टली लिखवाएंगे आपसे भी, तो प्रधानाचार्य महोदया या महोदय मतलब पुरुष, महोदया मतलब जो स्त्री है। तो अगर आप लड़के हो तो महोदय लिख सकते हो, लड़की हो तो महोदया लिख सकते हो। अगर आपको नाम दे रखा है उसके अंदर जो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, तो आप उसका नाम लिख सकते हो, वरना आप अपने हिसाब से जेंडर लगा सकते हो, महोदय महोदया जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। फिर आपको नीचे क्या लिखना है, ये ऐसे मत लिख देना, इसको ऐसे लिखना है सभी चीजों को, सबसे पहले सेवा में, फिर यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखना है, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, आपकी कॉलेज या विद्यालय का नाम। फिर क्या लिखा जाता है, आपकी कॉलेज या विद्यालय का नाम, जिस कॉलेज या विद्यालय में रहते हो उसका नाम। जरूरी नहीं है कि आप अपना लिखो, अपने विद्यालय का, आप जिस विद्यालय में पेपर दे रहे हो उसका भी लिख सकते हो, और कोई विद्यालय का भी लिख सकते हो, या मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में, प्रश्न पत्र में आपको उस विद्यालय का नाम देखने को मिलेगा। आपको फिर और कोई सा नाम नहीं लिख रहा है, आपको जो उस प्रश्न पत्र में दे रखा वही नाम लिखना है। समझ गए सारे बच्चे अच्छे से कि जो प्रश्न पत्र में जो चीजें देख के रखी है उसी का विद्यालय का नाम लिखना है। समझ में आ गया आपके सामने? जैसे नाम लिखोगे नीचे आपके सामने जगह छोड़कर क्या करना है, कॉलेज या विद्यालय का पता लिखना है, शहर और पिन कोड लिख लेना है। समझ में आ गया आपके सामने? सबसे पहले सेवा में लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन में, लाइन नहीं छोड़नी है, जस्ट नीचे वाली लाइन में आपके सामने यहाँ पर सेवा में लिखा, यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय लिखा, कॉलेज का नाम लिखा और कॉलेज कहाँ पर है, जैसे आपकी पड़ती है अजमेर में तो अजमेर लिख दो आपके सामने, है ना, अजमेर, और जो पिन कोड है वो आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? डेढ़ नंबर का जुगाड़ बता रहा हूं आपको क्या करना है, ये प्रारूप अच्छे से समझ लेना। सबसे सेवा में लिखना है सबसे ऊपर, फिर आपके सामने महोदया महोदया लिखना है, फिर आपके सामने विद्यालय कॉलेज का नाम लिखना है और फिर उसका पता लिखना है। ये तो है आपके सामने जब कोई स्कूल कॉलेज का पत्र आए तब। अगर आपने और कोई विभाग से संबंधित आ गया तो क्या करना है, यहाँ पे प्रधानाचार्य की जगह और कोई जिस पद के अधिकारी को जो पत्र लिखना होता है उसका नाम लिख देना, महोदया महोदया सेम आएगा। कॉलेज की जगह अगर कोई न्यूज़पेपर वाले का न्यूज़पेपर दे, हिंदू न्यूज़पेपर है तो दैनिक जागरण है, कुछ किसी का भी है तो दैनिक जागरण लिख देना, और नीचे वो संस्था कहां पर है उसका एड्रेस लिख देना। समझ में आ गया? इस तरीके से चीजों को लिखना है, रटने की बजाय चीजों को समझने पर जोर दो। अगर रटोगे नहीं, समझोगे चीजों को, तो बहुत अच्छे से चीजों को लिख दोगे। समझ में आ गया आपके सामने? अब अगले वाला पॉइंट है, ये हो गया शुरुआती में जो आप पत्र लिखते हो उसमें एड्रेस देने तक की बातें। फिर आता है विषय, किस विषय पे आपके सामने वो पत्र लिखना चाहते हो। तो हम किस विषय पर लिखना चाहते हैं, आर्थिक सहायता हेतु हमें चाहिए छात्रवृत्ति। क्या चाहिए हमें? छात्रवृत्ति चाहिए, अपन लिख रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए। तो अपन जो लिख रहे हैं अपना विषय क्या है, छात्रवृत्ति के विषय के, अपन छात्रवृत्ति विषय है अपना, वो विषय है, इसके ऊपर अपन ये लिख रहे हैं। समझ में आ गया? तो विषय आपके सामने ये नहीं चिपका देना है, कहीं आप सेम टू सेम पीडीएफ से पढ़कर चिपका दो, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लेना, है ना। तो विषय आपको बाकायदा जो आपके सामने प्रश्न में दे के रखेगा, जैसे कि ये प्रश्न शुरू हुआ था आपके सामने कि किसी कार्यालय के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करो, ऐसे आपके सामने दे के रखेगा यहाँ पर, उसी चीज को यहाँ से कॉपी करके विषय में लिख देना है। समझ में आ गया? विषय को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न पत्र में दे के रखेगा, जैसे यहाँ पर दे के रख रखा था उसी को कॉपी पेस्ट करके लिख देना आपको। तो समझ में आ गया? अच्छे से करना इन सभी चीजों को, मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा आपको हर चीज। विषय आपको समझ में आ गया। फिर आपको लिखना होता है महोदया महोदया। 3 स्टेप है इसके अंदर। सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है, जो ऊपरी प्रारूप होता है उसमें सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य या और कोई पद का अधिकारी उसका नाम महोदय उसके नीचे लगाना होता है। फिर जो प्रधानाचार्य विद्यालय में बैठते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो आपके सामने कॉलेज में बैठते हैं, वो कौन सी कॉलेज में कौन से पद पे वो हैं उसका नाम लिखो। अगर आपके सामने कोई एडिटर को लिखा रहा है कोई न्यूज़पेपर के, तो उस एडिटर के नाम कौन से संस्था का वो अधिकारी है। समझ में आ गया? दैनिक जागरण का एडिटर है, द हिंदू का एडिटर है, वो दे के रखेंगे, उसका नाम लिख देना। फिर जिस स्कूल या कॉलेज में प्रधानाचार्य लिखा, तो जिस स्कूल कॉलेज का पता, भाई कहां पर बैठते हैं वो प्रधानाचार्य जी, वहीं पर तो पता जाएगा। कहां पर बैठते हैं प्रिंसिपल सर, वहीं पर जाएगा आपके सामने। कहां पर वो एडिटर बैठता है उसका पता, तो जहां पर जो संस्था है
उसका पता आपको लिखना है। समझ में आ गया? और वो संस्था का आपको पूरा एड्रेस लिख देना है नीचे की तरफ। ये प्रारूप है। अच्छा, इस पीडीएफ में एक छोटी सी गलती दे रखी है कि इसमें सारी चीजें लाइनर है, एक लाइन में लिख रखी है। एक लाइन में नहीं लिखनी आपको, आपको ऐसे लिखनी है, ऐसे। सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय लिखना है, फिर आपको कॉलेज का नाम लिखना है, फिर स्कूल या कॉलेज का आपको नाम लिखना है। समझ में आ गया ना? अच्छे से पता लिख देना है। फिर आपको अगले वाला पॉइंट है, ऊपरी प्रारूप में दूसरा सब क्लोज है, मतलब दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है? विषय। विषय आपको सोचना नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, विषय आपको प्रश्न में देकर रखेंगे, कॉपी करो और चिपका दो, बस। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर देख लिख रखा था, किसी कार्यालय के प्रमुख को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन, तो क्या है विषय? छात्रवृत्ति हेतु आवेदन। समझ में आ गया? एक दो लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहो, जैसे यहाँ पे आर्थिक सहायता जोड़ रखा है, जोड़ दो। नहीं आप इतना बुद्धि लगाना चाहते हो, सीधा का सीधा चिपका दो। अगले वाला पॉइंट क्या लिखना आपको? महोदय या महोदया लिखना है आपको, सीधा का सीधा। ये है ऊपरी प्रारूप। डेट नंबर आपके तैयार हो चुके हैं अब तक, अगर इतना लिख दोगे तो आप। अब आगे बढ़ेंगे अपन, जो बीचला प्रारूप है, जो बीच का प्रारूप देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा अंक विभाजन देखने को मिलता है, उसको किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। क्या है? सविनय निवेदन है, आपको क्या रेस्पेक्ट देनी है। शुरुआती दौर में आपको, शुरुआत दौर में जब शुरू करो पत्र को, पिछले प्रारूप को, सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी रेस्पेक्ट देनी है और अपने बारे में थोड़ा विस्तार कर बताना आपको। आपकी जो समस्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तारित रूप से बताना है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओगे। तो अपन क्या है? अपन एक छात्र हैं, कोई स्कूल या कॉलेज के, जिससे अपने को छात्रवृत्ति चाहिए, तो अपन उसके बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे बीच के प्रारूप में। समझ में आ गया? अगर आप अपने गांव की किसी समस्या के बारे में बता रहे हो, बिजली नहीं आ रही है, तो पहले अपने गांव के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दो। समझ रहे ना? हर चीज को अच्छे से समझो, रटना नहीं है, समझना है। समझने पर जोर दोगे, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। क्या करना? आपके सामने लिखना है, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, आप जैसे मेरा नाम मोहित है तो आप लिख दो मोहित, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूं। समझ में आ गया? मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, 12वीं का छात्र, उसमें दे के रखेगा कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हो, 11th के विद्यार्थी हो, 12th के, अगर दे के रखे तो वही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना है। नहीं दे के रखे, अपनी तरफ से जो लिखना चाहो लिख देना आपको। समझ में आ गया? मेरी अनुक्रमांक संख्या, आपकी कक्षा में कोई रोल नंबर है तो आप कोई भी रोल नंबर तो प्रश्न में देके नहीं रखेगा, आप रैंडम 21, 22, 25, 20 जो भी लिखना चाहो लिख दो। मेरा अनुक्रमांक संख्या इतनी है, मैं गत सेमेस्टर के या गत वर्ष या ऐसे समझ लो फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हूं और मुझे 100%, मुझे पिछले सेमेस्टर में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हूं। समझ में आ गया आपको? आपके सामने आपको क्या लिखना है? सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है सामने वाले को और पूरा अपने बारे में बता देना है कि भाई मेरा नाम मोहित है, मैं आपके जो विद्यालय महाविद्यालय है में प्रथम वर्ष का नियमित छात्र हूं, मेरी अनुक्रमांक संख्या 21 है, या फिर आपके कॉलेज के जो रोल नंबर है वो लिखो तो लिख देना। मैं गत वर्ष में प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। समझ में आ गया? आपको ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी लिख देनी है। फिर आपको अगले वाला पॉइंट लिखना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप लड़के हो तो चाहता हूं, या चाहती हूं लड़की हो तो, मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। तो आपने सबसे पहले अपने बारे में बताया, फिर जो आपकी समस्या है उसके बारे में विस्तार से बता देना है। समझ में आ गया? यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है इसीलिए तो छात्रवृत्ति चाहिए, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताओगे। अगर आप एडिटर को लिख रहे हो, आपके गांव में लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो वो लाइट क्यों नहीं आ रही है, तो आप बताओ भाई ट्रांसफॉर्मर जल गया, हमारे पिछले कुछ वर्षों से परेशानी देखने को मिल रही, इस प्रकार की समस्याओं के बारे में बताओगे। तो यही है, आपको क्या बताना है कि इस समय समस्या भाई अपन लिखने हैं छात्रवृत्ति से संबंधित, तो उसी चीज की बातें करेंगे। तो उसमें बताना है कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरे पिताजी अभिभावक हैं, उसका व्यवसाय आय का स्रोत है, कुछ भी। क्या बताना आपको? मुख्यतः अगर छात्रवृत्ति के लिए लिखते हो तो अधिकतर बच्चों को कर्सी लिखना है। ऐसे नहीं कि आपको लिख देना है कि मेरे पिताजी को सरकारी नौकरी में लगी हुई, नहीं, फिर आपको छात्रवृत्ति की जरूरत ही कहां है। ये समझने वाला पॉइंट है। आपको वास्तविक पैसा नहीं लिखना है, आपको खुद को थोड़ा कमजोर दिखाना, आर्थिक स्थिति, तो कर्सी लिख सकते हो, मजदूर लिख सकते हो, और कोई पैसा अगर आप बताना चाहो तो वो लिख सकते हो जिसमें आय और किसी व्यवसाय की तुलना में थोड़ी कम होती है।
उनकी मासिक आय इतनी कम है कि शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर पाते हैं। आपको क्या बताना है कि आपको आगे बताना है कि भाई हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि मेरे पिताजी हैं, मेरी जो शिक्षा है उसका जो खर्च होता है उसको उठाने में भी पूर्ण रूप से असमर्थ है। हम हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो कुल, आपको भैया आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, अपने मन मर्जी से लिख देना, तो मुख्यतः आप 5 लिख देना या 4 लिख देना। ये 4 सदस्य हैं, इतनी कम आय है कि घर का चलाना भी कठिन होता जा रहा है। आपको क्या लिखना है कि भाई आपको ये बता देना है, समस्या के बारे में आपको और विस्तार से बताना है कि भाई हमारे घर में जो पिताजी बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं, इतना कम खर्चा है कि हम घर में 4 मेंबर हैं और चार हैं जिसमें से 2 बच्चे वो पढ़ाई करते हैं, दोनों की घर का खर्चा चलाना भी कठिन हो रहा है, शिक्षा का खर्चा चलाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। अगले वाला पॉइंट क्या आपके सामने, मेरी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आए इसके लिए मुझे वित्तीय सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि मेरी शिक्षा में अगर कोई बाधा नहीं आए इसलिए मुझे वित्तीय सहायता प्रदान कीजिए। मतलब मेरी जो पढ़ाई है उसमें कोई भी समस्या नहीं देखने को मिले, आप इसलिए मुझे थोड़ी है वो पैसों की सहायता, छात्रवृत्ति की सहायता, वित्तीय सहायता की जरूरत है मुझे इस समय, तो आप मुझे उसकी जो वित्तीय सहायता है वो थोड़ा प्रदान करें। अगले वाला पॉइंट लिखना आपको विस्तार से, मैं अपनी पढ़ाई, अब आपको देखो 3 प्रारूप में मैंने बताया था आपको। सबसे पहले में क्या बताया आपको मैंने कि आपको अपने बारे में विस्तार से बताना है, फिर आपकी जो समस्या है उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो अब आपने विस्तार से बताया कि भाई मैं, मेरे घर में वो आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम घर में इतने मेंबर हैं जिसमें 2 पढ़ाई करते हैं, घर का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, तो शिक्षा खर्चा कहां से चलेगा। तो आपको मैं क्या करनी है, थोड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करो तो हमारी बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। आपने बताया, अब आपको क्या समस्या बता दी, अब आपको बताना है अपने एम के बारे में कि भाई मैं ना, अगर आप मुझे ये छात्रवृत्ति दोगे तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या फायदा हो सकता है, आपको इसके बारे में बताना है। क्या बताना है, और यही अगर मान लिया एडिटर को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे कि भाई हमारे गांव में इतने दिन से बिजली चल रही है, तो आपने समस्या बताओगे कि भाई कैसे समस्या उत्पन्न हुई, फिर आप बताओगे कि भाई अगर इससे क्या 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 नुकसान हो रहे हैं, है ना। भाई लाइट नहीं आने से इतने व्यवसायों का नुकसान हो रहा है, बच्चों की स्कूल चलने वाली थी, वो जो स्कूल की परीक्षाएं चलने वाली थी उनमें बच्चों को बाधा पहुंच रही है, तो ये सब चीजें आपको बतानी है। मैंने अपनी पढ़ाई और लगन और परिश्रम से किया है, तो आपको क्या बताना है कि मैंने जो पढ़ाई है ना वो बहुत ही ज्यादा मेहनत और परिश्रम से की है, अब तक जितनी भी पढ़ाई की है, मैं भविष्य में अच्छे अंक प्राप्त करते रहने का प्रयास करूंगा या करूंगी। तो आपको बताना है कि मैंने पिछले सेमेस्टर में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और अगले सेमेस्टर में भी मैं बहुत अच्छे अंक प्राप्त करूंगा अगर आप मेरी ऐसे ही सहायता करते रहोगे तो। यदि मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। तो आपको क्या बताना है कि भाई मैंने पहले भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, मैं भविष्य में भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, बस मुझे आपकी थोड़ी वित्तीय सहायता की, पैसे की सहायता की जरूरत है। अगर आप मेरी थोड़ी वित्तीय सहायता कर दोगे तो मैं बहुत अच्छे अंक लाकर दिखाऊंगा, आपकी स्कूल या कॉलेज का नाम रोशन करूंगा। मुझे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या है, थोड़ी सी जो आपके सामने वित्तीय सहायता की जरूरत है, ताकि मैं अपने और अपने परिवार की जो मुझसे उम्मीदें हैं और जो मेरे सपने हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। तो आपको विस्तार से बताना है कि भाई मेरे को क्या करना है, भाई मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा है, मैंने पिछले में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अगर आप मेरा पैसे दे दोगे मेरे को तो मैं अपने परिवार के सपने बहुत अच्छे से पूरा कर पाऊंगा। आपको 3 चीजें समझानी है। पहली चीजें आपके सामने खुद के बारे में बताना है, पिछले प्रारूप में, दूसरा समस्या के बारे में बताना है, और अंत में क्या बताना है कि अंत में आपको निवेदन करना है कि भाई अगर आप मुझे छात्रवृत्ति दोगे ना तो इससे मैं आपको पूरा रिजल्ट दूंगा। अगर आप हमारे घर में जो ये ट्रांसमीटर की समस्या है उसको समाधान करना है, आप जो अधिकारी हो मुझसे बड़ा बड़ा निवेदन आपको, तो निवेदन करना आपको आखिरकार में बीच के पंक्ति में। अंत अंत है आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति व शैक्षणिक प्रदर्शन पर विचार करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करो। मतलब आपको क्या बताना है कि आपको बताना है कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर आपने देखी है, आपको पता चला है, तो मेरी जो शैक्षणिक जो पढ़ाई है उसके आधार पे और मेरी आर्थिक स्थिति पे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे सख्त जरूरत है छात्रवृत्ति की, पैसों की, तो आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें। इस सहयोग से मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। तो क्या बताना आपको कि भाई ये जो आप मेरी मदद करोगे इसके लिए मैं आपको जीवन भर हमेशा आभारी रहूंगा या आपको मेरी मदद करते हो तो मैं आपको इसको बहुत ज्यादा आभार देखने को मिलेगा। तो आपको मैंने 3 प्रारूप बताए थे। सबसे वाले प्रारूप में आपको अपना सेवा में लिखना है, फिर आपको प्रधानाचार्य की जो कोई भी पद है उसके अधिकारी का नाम, फिर वो कहाँ पर बैठता है, जिस पद पे बैठता है उसका, और फिर लास्ट में
उसके पूरी डेजिग्नेशन, फिर विषय लिखोगे, फिर महोदय लिखोगे। फिर पिछला प्रारूप आता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। पहले भाग में निवेदन करना, बार 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 बता रहा हूं क्योंकि दिमाग में बैठ जाए आपके सामने। सेम पर्सन नहीं आएगा, पर्सन अलग आएगा, आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। बुद्धि लगाने के रटने के बजाय चीजों को समझ के जाओगे तो ज्यादा नंबर प्राप्त कर पाओगे। समझ में आएगा? तो पिछले प्रारूप में सबसे पहले आप अपने बारे में विस्तार से बताओगे, फिर आपकी जो समस्या उसके बारे में बताओगे, और अंत में आप क्या बताते हो? अंत में आप निवेदन करते हो कि आप मेरी ये समस्या का समाधान करते हो तो इससे ये फायदा होगा, या आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस समस्या का समाधान करो। समझ में आ गया? औपचारिक पत्रों में लगभग समस्या ही देखने को मिलती है। अंत में आप पत्र है उसको खत्म करते हो तो किसके साथ करते हो? अभिवादन, जो आपके सामने जो अंतिम शब्द लिखते हो, सह धन्यवाद, कि भाई आप सामने वाले का धन्यवाद करते हो। आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, छात्र या छात्रा, फिर आपका जो नाम है मोहित है, जो मेरे फर्स्ट ईयर में हूं मैं विद्यार्थी, रोल नंबर वह आपको ईमेल आईडी। तो लास्ट में आपको वही चीजें आपकी याद होंगी, 11th 12th में भी आपने लिखा होगा कि आपको अपने बारे में विस्तार से जो चीजें बतानी थी वो उसका अंतिम पत्र में अंतिम में चीजें लिखी जाती हैं। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर वगैरह। समझ में आ गया? तो यही है आपके सामने, किसी कार्यालय के प्रमुख है तो आपने जो छात्रवृत्ति का जो पूरा पत्र है उसको मैंने विस्तार से बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने सारी चीजें अच्छे से कर ली होंगी। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। 90% बच्चे सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।